You are eager and much excited to see and listen Mrs. Universe 2016 Meenakshi Mathur. She is a renowned face in pageantry and fashion modeling. She is the official trainer for many Miss India, Mrs. India pageants. With over 25 years of experience, she has been a winner of several international and national titles. She has been one of the best master of ceremonies in India and has endorsed over 50 brands like Pantene Shampoo, Mango, Ayurvedic Concepts, Lee Cooper, etc. She is a microbiologist, lawyer, journalist. She firmly believes that education and pleasing personality are the two pillars of great career. Moreover, she is running an institute named as Star Steps, where as a soft skill trainer, she trained the students and transformed their personalities and made them extraordinary. So now let's take you to the world of glamour and invite the beautiful lady as our first speaker, Meenakshi Mathur. I quote, "जो दिल से चेहरे से हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल से चेहरे से हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं." With this, I invite Meenakshi ma'am. I welcome you here. First of all, I would like to thank the Vice Chancellor for giving the permission to organize this wonderful webinar, Professor G.D. Sharma. Also, the two principals, Dr. Dilip Shukla, as well as the advisor of this webinar, Mr. B.K. Patel. No words are enough to thank you, Dr. Harpreet, who has always coordinated with me right from last 3-4 days, giving me feedback and sharing everything relevant with me. So thank you so much. Well, friends, now we are going to be starting this wonderful session which would last for 1 hour. मैं आप सभी से हिंदी में बात करूंगी क्योंकि मैं कि हम जिस बेल्ट के हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहाँ ज्यादातर लोग हिंदी ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बात आप हिंदी में करें। जब पूरी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी तब उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो। So are we ready to begin now? I think we all are. अगर आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है तो आप मुझे मैसेज में टाइप करिए I cannot hear you, whatever. हम जो भी वार्तालाप करेंगे वो हम मैसेज के जरिए करेंगे। सभी अपना जो म्यूट पे रहेंगे और कोई भी प्रेजेंट नहीं करेगा। I request everyone, कोई प्रेजेंट नहीं करेगा, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। If you do that, I'm going to end right then. Okay? We are going to be talking about a very sensitive topic, जिसको हम कहते हैं how to deal with difficult people. यानी कि हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिनसे असल में हम बात करना ही नहीं चाहते, जो हमें कहते हैं ना फूटी आंख नहीं सुहाते, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हमें मिलते हैं। हो सकता है आपके टीचर हो सकता है आपके कोई कॉलीग हो, आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है या जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप क्या ऑप्शन है आपके पास? या तो आप बैठकर सोचते रहो, बड़ा स्ट्रेस होता रहेगा कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, एंड आई रियली डिसलाइक इट, मुझे बहुत बुरा लगा, अब बुरा लग गया, पूरा दिन निकल गया क्योंकि मुझे बुरा लग गया और अब मैंने उससे बात करनी पूरी तरह बंद कर दी। अब ये जो सिलसिला है दोस्तों, ये आपके दोस्तों तक या आपके पड़ोसियों तक या आपके क्लासमेट्स तक तो सीमित है, तब तक तो एक बार चल सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, आप जब जॉब करने जाएंगे या अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, तब क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आपके जो आपने एज एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, आपका जो सीनियर है
वो आपको पसंद नहीं है। या आपका अपना खुद का बिजनेस है, लेकिन आपने जिसको अपने साथ एम्प्लॉय रखा वो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन कुछ दिनों बाद पार्टनर्स में आपस में कुछ फूट हो गई और अब वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो ये बहुत आम बात है कि बहुत सारे लोग हमें पसंद नहीं होते और कुछ ही लोग हमको पसंद होते। कैसा हो अगर इसकी रिवर्स सिचुएशन हो, यानी कि बहुत सारे लोग हमें पसंद हो, जब यहाँ तक कि जितने लोग हमें मिले उसको हम आगे बढ़ाएं, उस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाएं, हम पीछे ना जाएं। तो ऐसे कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि हमें स्ट्रेस हो। दूसरी बात ये कि 90% ऑफ बिजनेसेस जो हैं, ज्यादातर बिजनेसेस इसीलिए फॉल करते हैं क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनती, या ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के आपस में नहीं बनती। आपने देखा होगा फिल्म में भी आता है कि लोग धरने पे बैठ जाते हैं, मोर्चा निकालते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दो पार्टनर्स शुरू करते हैं बिजनेस, लेकिन उनका बिजनेस टूट जाता है, आपस में नहीं बनती। तो क्या किया जाए ऐसा, और क्यों होता है ऐसा कि आपस में नहीं बनती? अब अगर हमने उनके साथ में काम करना बंद कर दिया तो क्या करोगे आप? एक नए जने को हायर करोगे, या एक नई कंपनी ज्वाइन करोगे, एक नई शुरुआत करोगे, या और इस बीच में आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि बेटर आइडिया है कि हम ये सीखें कि हम लोगों के साथ कैसे तालमेल बैठा के चल सकते हैं और हमारी किसी से लड़ाई ना हो, कोई हमें बुरा ना लगे, और हम सबसे दोस्ती बना के रखें, सबसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें। क्योंकि दोस्तों जो भी हम करते हैं या कोई आपकी मदद करता है तो वो क्यों करता है? एक तो आप में एक्सपर्टीज है, दूसरा वो आपको पसंद करता है। तो ये पसंद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आप कहीं कोई इन्वेस्टर ढूंढने जाएंगे कल को, तो वो इन्वेस्टर आपका आइडिया तो देखेगा ही कि भाई कितना बड़ा आइडिया है, कितना बड़ा विजन है, लेकिन वो ये भी देखेगा कि उस आइडिया के पीछे का इंसान कौन है, कैसा है, उसकी कैसी पर्सनालिटी है, क्या वो उसे पसंद करता है। और वो आपके बिजनेस में जब वो आपको पसंद करेगा, और वो आपको पसंद कब करेगा? जब उसे आप पे भरोसा होगा। तो वो भरोसा हमें जीतना पड़ता है ताकि लोग हमें पसंद करें। सारी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है वो है ह्यूमन फोर्स। और यही सब लोग जितने आपके आसपास में हैं और आने वाले समय में होंगे, यही आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसीलिए हम जिससे भी मिले उससे हमें रिलेशनशिप बिल्ड करते रहना है, उस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना है और आगे बढ़ाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए कि हर एक इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग पसंद है, अलग अलग काम करने का तरीका है। तो जरूरी तो नहीं है कि आपका जो तरीका है वही सामने वाले का तरीका हो, या आपको जो पसंद है वही सामने वाले को पसंद हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि लोगों की अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, हो सकती हैं। सो इट इज जस्ट ओके एंड फाइन कि वो अपने तरीके से काम करे और हम अपने तरीके से काम करें और उनकी बात को भी समझें। अब झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लगता है कि आपका तरीका सही है और उसको लगता है कि उसका तरीका सही है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल सही लगता है कि आपका तरीका सही है और उसको भी बिल्कुल सही लगता है कि उसका तरीका सही है। आपको ये परेशानी है कि जी मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, उसको भी यही परेशानी है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। अब दोनों बातें तो मानी नहीं जा सकती, दोनों में से एक ही बात मानी जा सकती है। तो या तो आप उसे कन्विंस कर दोगे या वो आपको कन्विंस कर देगा, यही पॉसिबल। अब क्या किया जाए कि दोनों के जो दोनों की बात है उसके बीच का सॉल्यूशन निकल आए? तो क्या ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए हमें,
कि भाई आधी बात उसकी मान ली, आधी बात मेरी मान ली। जैसे आप देखो कि अभी इंडिया चाइना का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना कभी इंडिया में की बाउंड्री में आ जाता है, बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, तो इंडिया भी अपने टैंकर्स लेके पहुंच जाता है। सो क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अगर हम कॉम्प्रोमाइज की बात करें तो क्या सोल्यूशन होगा कि भाई थोड़ा इंडिया चाइना की बॉर्डर क्रॉस कर ले, थोड़ा चाइना इंडिया के बॉर्डर क्रॉस कर ले, और कहीं बीच का सोल्यूशन निकल आए। लेकिन फ्रेंड्स, ये बीच का सोल्यूशन निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि आइडियली ना तो इंडिया को चाइना के बॉर्डर में जाना चाहिए या ना चाइना को इंडिया के बॉर्डर में जाना चाहिए। तो ये बात आती है नेगोशिएशन पे। जो पॉलिटिकली बातचीत का रास्ता निकालते हैं वो क्या होता है? बेसिकली नेगोशिएशन। यानी कि हम बिना कुछ दिए हुए हमारी बात कैसे मनवाएं। अब किसी किडनैपर ने आपके रिश्तेदार को किडनैप कर लिया, तो आपको उसे छुड़वाना है। उसने कहा भाई मैं तो 10 लाख रुपए फिरौती लूंगा। तो एक बात तो ये होती है कि आपने 10 लाख रुपए फिरौती देकर अपने रिश्तेदार को छुड़वाया। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको उसके बाद भी छोड़ेगा, हो सकता है आपको फिर से मांगने लग जाए। तो इसीलिए रास्ता ये है कि पैसे भी ना देने पड़े और रिश्तेदार भी छूट जाए। अब इसी बात पे मुझे ये याद आता है एक किस्सा। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उनको जाना था एक शादी में। हस्बैंड ने एक सूट पहना और उसने ब्लैक शूज पहन लिए। वाइफ ने कहा नहीं ब्लैक नहीं, ब्राउन शूज अच्छे लगेंगे इस सूट पे। तो वाइफ ने कहा ब्लैक शूज नहीं अच्छे लगेंगे, ब्राउन शूज अच्छे लगेंगे इस सूट पे। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वाइफ कह रही है ब्राउन शूज, हस्बैंड कह रहा है ब्लैक शूज। वाइफ कह रही है ब्राउन शूज, हस्बैंड कह रहा है ब्लैक शूज। अब अगर हम कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन पे अगर जाएंगे तो क्या होगा कि वो शादी में एक काला जूता पहन के एक ब्राउन जूता पहन के जाना पड़ेगा कि भाई वाइफ की भी बात रह गई और हस्बैंड की भी वाइफ बात रह गई। दैट वुड बी सो फनी। कितना फनी लगेगा। आपने किसी को देखा है जो एक काला जूता एक ब्राउन जूता पहना हो? इसी तरह से जो हम बात करते हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं आपस में, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, क्या किया जाए? कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में ना भरोसा है ना आप काम करने में मजा आ रहा है। क्या करो जी? कॉम्प्रोमाइज कर लो। आपका जो मैनेजर है वो आपको पसंद नहीं है, क्या करो जी? एडजस्टमेंट कर लो। ये एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज का जो वर्ड है, हम इतनी बार हर जगह सुनते रहते हैं कि हमें लगता है करना है वही एक तरीका है। बट अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप बिल्कुल अगली बार करो तो यही याद करना कि आप एक काला जूता और एक ब्राउन जूता पहनोगे तो आप कैसे लगोगे। सो दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज करना जो है ये बिल्कुल भी सही सोल्यूशन नहीं है। हमें ये देखना है कि हम किस तरह से अपनी बात मनवा सके। और अपनी बात जब आपको मनवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप को सामने वाले के इमोशंस को समझना होगा। वो क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या उसको कोई मॉनेटरी जरूरत है, इमोशनल जरूरत है या किसी और तरह की किसी चीज की जरूरत है। आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये जो मुझे चाह रहा है या मुझे बोल रहा है असल में उसके पीछे है क्या। वर्ड्स पे मत जाइए, क्या कहा, क्या कहा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सोचा, और जो भी सोचा उसके पीछे उसका क्या कारण था और वो क्या चाहता है। कौन सा ऐसा इमोशनल ड्राइविंग फोर्स है जो उसको वो करने के लिए मजबूर कर रहा है, या कौन सा ऐसा इमोशनल ड्राइविंग फोर्स है जिससे वो ये करने से रुक सकता है। आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर्स या कोई भी सीबीआई वगैरह इंटरोगेट करता है किसी क्रिमिनल को या एक्यूज को, तो वो उनसे इमोशनली बात करते हैं। अगर आप लॉजिक पे बात करने लगोगे, तर्क करने लगोगे, तो फिर तो वही बात आ जाएगी कि मैं कह रही हूँ कि ये सही है और आप कह रहे हो कि वो सही है। मैं सही हूँ और आपके हिसाब से आप सही हो।
कि इमोशनली टच नहीं किया किसी को। यानी कि बात करते हैं कि भाई अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कर देंगे या तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। तो फिर क्या होता है, आदमी का जो है ये सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कॉर्नर होता है। आपने फिर देखा होगा, पता करते हैं इसका सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, कौन है, कौन ऐसा इंसान है जो जिसके लिए वो इमोशनल है। अगर हमें ये पता लग गया कि इसकी वीकनेस क्या है, यानी वो जो इंसान है वो उसकी वीकनेस हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है जो उसकी वीकनेस, अगर हमें ये पता लग गया तो हम ऑब्वियसली उसको इंसान को अच्छी तरह समझ सकते। सबसे पहली चीज ये करनी है कि हमें समझना है कि जो हम इंसान हैं उनका सोचने का तरीका है कैसा। हमारा सोचने का तरीका इमोशनल है। आप और मैं, हम सब इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। आप जो भी डिसीजन लेते हो, ये इंसान मुझे पसंद है, क्या है, इमोशन आ रहा है, गुस्सा आया, आपने किसी पे खूब चिल्ला दिया, इमोशन। मुझे बहुत बुरा लग गया, इमोशन। मुझे पानी पूरी खाने का मन है, क्या है ये, इमोशन। मुझे घूमने जाने का मन है, जहां जहां मन आ गया वो सब इमोशन। जहां जहां दिमाग आ गया, और दिमाग आ गया वो भी सोच समझ के इस्तेमाल किया हुआ दिमाग, तो वो है रैशनल डिसीजन, वो है लॉजिकल डिसीजन। तो उस लॉजिकल डिसीजन पे आप तब पहुंचते हो जब आप अच्छी तरह बैठ के उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, विचार करते हो कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप एकदम से डिसीजन लेते हो, जो हम नॉर्मली लेते हैं, जैसे एकदम से गुस्सा आया, हमने बहुत कुछ बोल दिया, तो आपने सुना होगा कई बड़े बूढ़े हमें बताते हैं कि जब गुस्सा आए तो बिल्कुल चुप हो जाओ, और 2 घंटे बाद या बेटर है अगले दिन फिर आप उस बारे में बात करो। सुना है ना आपने? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप तुरंत से जवाब दोगे तो आप गुस्से में जवाब दे रहे हो, आप सोच समझ के नहीं आंसर कर रहे हो। और जब आपने एक बार कुछ बुरा बोल दिया तो आप उन शब्दों को वापस तो ले नहीं सकते। इसीलिए ये जरूरी है कि आप उस वक्त चुप हो जाओ, और जब आप चुप हो जाओगे फिर आप उस बारे में सोचोगे, और जब आप सोचोगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपका गुस्सा करना गलत, और अगर आपको लगेगा कि आपका गुस्सा करना सही है तो भी आपका गुस्सा इतना मेल्ट डाउन हो जाएगा कि आप अब गुस्से में आग बबूला बिल्कुल नहीं होगे, शांति से उस बारे में बात करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे नॉर्मल बिहेवियर होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो इमोशनल होता है। हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, हमें दिखा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने ले लिया, ये सभी इमोशंस है, इसमें कहीं लॉजिक यूज नहीं। हाँ, आप अगर घर आके सोचते हो ठीक है मैंने आज ये सब कुछ देखा है, कल मैं आके इसको खरीदूंगी, तो फिर आप घर आके उसको लॉजिकली सोच सकते हो। आप देखो टीवी में जो एड्स आते हैं, स्पेशली जो नाप तोल या इस तरह के जो आते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के, कि भाई इसको अभी के अभी खरीदो, अभी के अभी आप इसको ऑर्डर करोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। सबने देखे होंगे। और इस तरह के एड्स जो आते हैं यूजुअली रात को ही आते हैं, लेट नाइट। क्यों? क्योंकि रात को आदमी थका होता है, थके होने के कारण वो लॉजिक यूज नहीं करता, रैशनल माइंड यूज नहीं करता, उसका डिसीजन इमोशनल होता है। यानी कि उसने देखा टीवी में कि ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो मेरे बड़े काम का प्रोडक्ट है, यहाँ इस पे तो मुझे 50% ऑफ मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी के अभी खरीदो, तो बहुत चांसेस है कि आप उसको खरीद लोगे। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर वो सुबह बेचने की कोशिश करेंगे, जब आप पूरी रात रेस्ट करके एकदम फ्रेश उठे हो और आपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, उस वक्त आपका दिमाग काम करेगा, लॉजिक काम करेगा। लॉजिक काम करेगा तो आप हो सकता है वो प्रोडक्ट ना। तो क्या होता है कि इवन जो हमारा दिमाग है वो भी आपको वो बताता है जो आपने पिछले 20 साल में, 30 साल में, जो भी आपकी उम्र है, आपने जो पढ़ा, जो देखा, जिस तरह के लोगों से आप मिले,
जिस तरह के वातावरण में आप रहे, कितने लोगों के साथ आप रहे, किस कंट्री में आप रहे, किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग रही, वो सब डिसाइड करता है कि आपकी डिसीजन क्या होगा। आज आपके साथ में कुछ घटना घटती है या किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके जो डिसीजन होंगे वो किस बात पे बेस्ड होंगे कि मेरे लाइफ में पीछे इस तरह की घटनाएं कब कब घटी हैं। वही आपको बताएगा कि मैं अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं। कई सारे ऑफिसर्स के साथ ये चीज होती है। आप देखिए कलेक्टर, कमिश्नर या इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन स्कूल कॉलेजेस में, जब एक ही तरह की सिचुएशन उनके सामने बार बार आती है। कभी स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स की अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कहीं छुट्टी की प्रॉब्लम, कहीं बीमारी, कहीं एग्जाम में कम मार्क्स आना या परसेंटेज कम होना, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई में किसी तरह की प्रॉब्लम होना, यानी कि एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बार बार वो ऑफिसर फेस करता है और उसका सेम या सिमिलर काइंड ऑफ जो उसका सोल्यूशन होता है वो होता है, यानी सेम प्रॉब्लम सेम सोल्यूशन, सेम प्रॉब्लम सेम सोल्यूशन। अब यही चीज उस ऑफिसर के साथ जो है 100 बार हो गई, तो जब 101वीं बार होगी वो ये अंदाजा लगा के चलेगा कि मेरे साथ पहले 100 बार ये प्रॉब्लम हुई थी तो उसका ये सोल्यूशन निकला था। तो जाहिर सी बात है कि मुझे अब बहुत आता है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत नॉलेज है, मेरा पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है कि ये प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन यही हो। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत चांसेस हैं कि वो सही हो, लेकिन हो सकता है वो ना हो। तो बेटर आइडिया ये रहता है कि हर एक सिचुएशन को हम एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखें। अपने पीछे क्या हुआ, या मेरे माँ बाप ने मुझे, मेरे दोस्तों ने मुझे क्या बताया, या मेरे साथ लाइफ में क्या अच्छा या बुरा हुआ, उस हिसाब से आप अगले जो आप जिन लोगों को मिल रहे हो उनको मत आंको। जो सिचुएशंस आपके सामने आ रही है उनका सोल्यूशन उस बेसिस पे मत लाओ, क्योंकि हर सिचुएशन अपने आप में एक नई सिचुएशन हो सकती है और आप गलत हो सकते हो। सो इट्स अ बेटर आइडिया टू स्टार्ट फ्रेश। अपने पास के बायस इसको कहते हैं बायस, पास के बायस को प्रेजेंट पे ना आने दें। तो यू हैव टू बी रैशनल, नॉट इमोशनल। लेकिन होता क्या है, ये तो मैंने आपको बताया तो आपको पता लग गया, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो इमोशनल सोचते हैं, अपने डिसीजंस पे इमोशनली लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सको, किसी के डिसीजन को बदल सको, यकीन मानिए दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आप चाहोगे वो आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सही तरीके से पूछना आना चाहिए। आपका प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए, सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए, अच्छा हुआ होना चाहिए। सो यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट। तो आपको सामने वाले की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, सामने वाले का सोचने का तरीका समझना पड़ेगा और उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। जब सामने वाले को आप पे भरोसा होगा तभी वो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देगा, आपको ज्यादा से ज्यादा बात करेगा, बताएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स है, क्यों वो आपके साथ काम नहीं कर पा रहा है, या क्या वो इम्प्रूवमेंट चाहता है। तरह तरह की बातें वो आपको बताएगा। लेकिन अगर वो आपको पसंद ही नहीं करेगा, उसको आप पे भरोसा ही नहीं होगा, तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें सामने वाले के साथ एक रैपिड बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। और जब वो रैपिड बिल्डअप हो जाती है तो आप एक ट्रस्ट गेन कर लेते हो सामने वाले का, और उसकी जो जरूरतें हैं वो आपको इजीली बताने लगता है। एक तो ये बात हुई कि सामने वाले ने अपनी जरूरतें आपको खुद बता दी क्योंकि उसे आप बहुत पसंद आने लगे। ये जो पूरा चीज है ये जल्दी जल्दी नहीं हो सकती, आराम आराम से आपको रैपिड बिल्डअप करने की जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। एक बार आपकी रैपिड बिल्डअप हो गई तो ना सिर्फ वो आपको अपनी जरूरतें खुद बता देगा, लेकिन उसके अलावा आप
ध्यान से देखोगे, उसके एक्सप्रेशंस को देखिए, उसकी आईज को, उसके जो रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि आपने कुछ पूछा तो उसके एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुए, उसकी आंखों में किस तरह का बदलाव आया, उसकी प्यूपिल्स डायलेट हुई या कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके हैंड मूवमेंट कैसे हुए, ये सब कुछ आपको एक आइडिया देगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है और इसके बाद क्या बोलने। इसको कहते हैं न्यूरल रेजोनेंस। न्यूरल रेजोनेंस हर किसी के साथ होता है, ये कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, हर किसी के साथ होता है। आप भी इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, बस ध्यान से सामने वाले की शक्ल देखिए, उसकी एक्सप्रेशंस बिल्कुल ध्यान से रीड करने की कोशिश करना। टीवी में भी आप देखते हैं कुछ प्रोग्राम, तो आप ध्यान से सामने वाले को देखो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि वो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ तक कि आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि वो इसके बाद क्या बोलने वाला है या क्या करने वाला है। अब जो वो सोच रहा है, आपको अगर ये समझ में आ गया कि वो क्या सोच रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं। वर्बलाइजेशन, अगर आपको समझ में आ गया कि सामने वाला डर रहा है या उसको किसी तरह का किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप उसको साफ बोल सकते हो। इट सीम्स लाइक यू आर हैविंग समथिंग इन योर माइंड, इट सीम्स लाइक किसी तरह की प्रॉब्लम है। फिर आप क्या कह रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें असल में भूख तो लगी है लेकिन खाना नहीं खा रहे, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए, ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। यानी कि जो सामने वाला सोच रहा है, आपको लगा कि उसके हाव भाव से आपको अंदाजा हो गया कि वो ये सोच रहा है कि कहीं बाहर जाया जाए, या मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं चाहता हूं कि कुछ खास करूं, या वो आपको दिख रहा है कि वो बहुत सोच रहा है, आपने वही चीज उसको बोल दी। ठीक है, बहुत काम आएंगी ये सारी ट्रिक्स। आपने वही चीज उसको बोल दी, बोलने के बाद 4 सेकंड का साइलेंस बना के रखो, बिल्कुल चुप, सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए, जितना बोलना चाहे बोलने दीजिए। सामने वाला विल बी सरप्राइज, इसको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मुझे कितनी अच्छी तरह समझती है। क्या सोचेगा वो, ये मुझे कितनी अच्छी तरह समझती है, मैंने तो कहा ही नहीं लेकिन इसने समझ लिया, मेरे दिमाग को पढ़ लिया। वाओ, तो सामने वाला इज टोटली इम्प्रेस्ड विद यू और वो पूरी तरह से आप पे भरोसा करने लगेगा। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये कला आप डेवलप कर सकते हो अगर आप इस चीज को थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। आपने देखा होगा कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ऐसे जो आप कुछ कहते ही नहीं हो, बता देते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये साइंस है। As I told you, it is called neural resonance. Please check it on Google and read about it. So you will know कि किस तरह से हर एक आदमी सामने वाले को ऑब्जर्व करने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे न्यूरल रेजोनेंस वाली कैपेसिटी जो है वो डेवलप होने लगती है, हर इंसान में डेवलप होने लगती है। So you can also do that. अब आप जिस भी जने से मिलोगे, आप जल्दी से समझ जाओगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, और वही चीज आपको उसे बोल देनी। तो ऐसा करने से आप उसका विश्वास जल्दी से जल्दी गेन कर लोगे। दूसरी बात ये कि अब वो आपके साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा कि भाई इसको तो पता ही है कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो अब मैं इसके साथ आगे बात कर सकती हूँ। अब वो आपको आगे की स्टोरी बताएगा, वो आराम से बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आराम से सुनना है, बिल्कुल पेशेंटली सुनना है, जल्दबाजी नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी की बात सुन रहे हो तो भी हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि इसकी बात कब खत्म हो और मैं अपनी बात कब बोलूं, होता है ऐसा। तो
ये जो है ये गलत है। अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चल रहा है कि मुझे कब बोलना है, या आप पहले से सोच कर आए हो कि मुझे क्या बात करनी है, तो आप ऑब्वियसली सामने वाले की बात ध्यान से नहीं सुन। और अगर आप उसकी ध्यान से बात नहीं सुनोगे तो आप न्यूरल रेजोनेंस डेवलप नहीं कर सकते, ना ही आप समझ सकते हो कि उसकी क्या जरूरतें हैं, वो मुझसे क्या चाहता है, क्या उसकी क्या कमजोरियां हैं। अगर आप किसी के डिसीजन इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो जरूरी है कि आप उसे बोलने दो, क्योंकि जब वो बोलेगा तो वो कुछ ना कुछ बात उसमें ऐसी जरूर कह जाएगा जो कि आपके काम की होगी। तो वो बात निकलवाने के लिए आपको उसे बोलने का मौका देना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ हाँ, यस, आई अंडरस्टैंड, ये सब करना है। उसको मिरर कर सकते हो। मिरर करना मतलब, आपने सुना होगा वर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि हरेक को अपने जैसे लोग पसंद होते हैं। अब जिस टोन में वो बात कर रहा है उसी टोन में आप बात करो, जिस स्पीड में वो बात कर रहा है उसी स्पीड में आप बात करो। तेज बात कर रहा है आप भी तेज बात करो, धीरे धीरे बोलता है धीरे धीरे बात करो। वो बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं बनाता, आप भी मत बनाओ। वो ज्यादा आई कांटेक्ट बनाता है, आप भी बनाओ। वो बहुत हाथ हिलाता है, आप भी हिलाओ। तो जब आप उसको कॉपी करोगे तो उसको ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसी है। और ऑब्वियसली अपने जैसे लोगों को हर कोई पसंद करता है, सो दे विल रियली लाइक यू। इसको कहते हैं हम मिररिंग। दूसरी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ, जिसको कहते हैं लेबलिंग। यानी कि जो उसने बोला आपने वही उसको रिपीट करके बता दिया, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपने ये भी उसको बता दिया। इतना आपने किया तो सामने वाले को बहुत सेफ लगता है कि इससे मैं आगे जो है बातचीत आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे साइलेंस रखना है, बीच बीच में टोकना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, आपको सिर्फ उसका दिमाग पढ़ना है। बीच में आपको वो बोलना है जो उसके दिमाग में चल रहा है। अपने सजेशन ज्यादा नहीं देना है, आप सजेशन देने नहीं बैठे हो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठे करने के लिए बात कर रहे हो। यानी कि आप अपना लॉजिकल ब्रेन यूज कर रहे हो सामने वाले के इमोशनल ब्रेन को यूज करने के लिए, ताकि वो आपका काम कर दे, या आप जो उससे चाहते हो वो आप करा सको। ओके, दीज आर द ट्रिक्स, इमोशनल ट्रिक्स। तो बीच बीच में आप 4-4 सेकंड का साइलेंस लेते रहिए, एकदम चुप। क्योंकि जब आप चुप हो तब वो सोच रहा है, आप उसे सोचने का मौका दे रहे हो। तो आप चुप रहे, थोड़ा सा आपने बोला मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, तुम ऐसा सोच रहे हो, फिर चुप, सोचने दो उसे, उसके आगे की स्टोरी बताएगा वो। ये आप ट्राई करिएगा, आज से ही ट्राई करिएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है आपकी आवाज। यानी आप अपनी आवाज आपकी इतनी पावरफुल है कि आप उससे बहुत इंप्रेसिवली यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि टेलीफोन पे जब आप बोलते हो तो आपके इमोशंस उसमें साफ रिफ्लेक्ट करते हैं। आप टेलीफोन पे भी आपने किसी को सुना होगा, आपने पूछा हाउ आर यू, एक तरीका है बोलने का, हे आई एम रियली गुड, आई एम रॉकिंग। तरीका नंबर 2, आई एम गुड यार, ठीक हूँ, ऑल वेल, चल रहा है, राइट। तो क्लियरली आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो तरीका नंबर 1 है उसमें जो वो कह रहा है सीरियसली वो मीन करता है। 2 है वो कह रहा है कि यार सब ठीक है, ऑल वेल ऑल फाइन, लेकिन उसकी जो आवाज है वो इतनी डल है कि लगता नहीं है कि सब ठीक है, कुछ गड़बड़, राइट। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी आवाज को किस तरह से यूज करो। अब आवाज को आप यूज करने के लिए 3 तरह की आवाजें होती है। एक आवाज वो जो आपने मेडिटेशन या योगा जो कराते हैं टीवी पे, या आप गूगल पे डाल के देखिएगा, मेडिटेशन वीडियोस, योगा वीडियोस, ऐसी आवाज होती है, वॉइस।
धीरे धीरे बात करते हैं। अब आप आंख बंद करके पद्मासन में बैठ जाइए। धीरे धीरे अपनी आंख खोलिए। आप सोचिए कि आपके साथ ये हो रहा है, हवा चल रही है, पानी आ रहा है, व्हाटएवर। इस तरह के धीरे धीरे बात करते हैं। जो हिप्नोटिस्ट होते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। इनफैक्ट कई सारे बीमारियां दूर करने के लिए, साइकोलॉजिकल बीमारियां दूर करने के लिए हिप्नोटिस्ट बहुत फायदेमंद होते हैं। वो भी आपने टीवी में देखा होगा, वो इसी तरह से बात करते हैं। यानी कि वो आवाज बहुत धीरे होगी, बहुत स्लो होगी और उसमें बहुत सारे पॉजेज होंगे, साइलेंस होगा बीच बीच में। आप भी इस तरह की आवाज यूज करके, ये एक हिप्नोटिस्ट टाइप की आवाज होती है, जिसको धीरे धीरे जब आप इस तरह से बोलते हो तो सामने वाला आपकी बात से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। कुछ आप भी जो बोल समझ रहे हो वो में आ सही। रहा नहीं है। एक भी इस तरह की जब ये आवाज आप तब यूज करोगे जब आपको किसी को कन्विंस करना है किसी चीज के लिए, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे बात करें, समझा समझा के बात करें, बहुत सारा साइलेंस, बहुत सारे पॉजेस के साथ। लो वॉइस, लो पिच वॉइस। दूसरी आवाज है प्लेफुल वॉइस। यानी आप किसी से भी फोन पे बात करो, हे हाउ यू, आई एम गुड, आई एम रॉकिंग, ऑल वेल। यानी कि आप जो प्लेफुल वॉइस है उसमें हमें आमतौर से बात करनी चाहिए। अपनी आवाज में हमेशा एनर्जी लाके बात करनी चाहिए। तो आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आई एम ओपन टू कॉन्वर्सेशन, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मुझसे डरो मत। राइट। तीसरी आवाज है अथॉरिटिव वॉइस। जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, ए जवान ये करो, वो करो, यहाँ बैठो, सिट डाउन, गेट अप। तो ये आवाज तो ना बहुत सोच समझ के यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की आवाज में बात करोगे लोगों से अथॉरिटिव वे में, तो ऑब्वियसली वो पसंद नहीं करेंगे। तो ज्यादातर लोगों को अनलेस एंड अनटिल आप ऐसी अथॉरिटिव पोजीशन में हो, कोशिश करिए कि आप प्लेफुल वॉइस में बात करें। और आपको अगर कन्विंस करना है किसी को, तो आप ये जो लेट नाइट डीजे वाली बिल्कुल धीरे धीरे वाली आवाज है विद लॉट ऑफ पॉजेस, इस आवाज में आप बात करिए। बिल्कुल काम रखिए, अपना दिमाग बिल्कुल शांत, एकदम काम, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आपके खुद के मन में हलचल हो गई। अगर आपके मन में हलचल हुई या आपका पल्स तेज हो गई, आपको पता लग जाएगा कि आपकी पल्स तेज हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका खुद ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। जिस इंसान का अपने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वो दूसरे के इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जब तक आप सामने वाले के इमोशंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, तब तक आप उससे अपना काम कभी भी नहीं करा पाओगे, उसका बिहेवियर चेंज नहीं करा सकते। ठीक है। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने का सबसे पहला तरीका है अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। किसी तरह की कोई हलचल नहीं होनी है। बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, बिल्कुल पल्स नॉर्मल होनी चाहिए। हम लोग जब बच्चों को तैयार करते हैं कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए, सबसे पहली बात यही बताते हैं कि कितना भी स्ट्रेस हो, बिल्कुल दिमाग शांत। किसी भी तरह की परेशानी हो, सामने वाले को तब तक पता नहीं लगेगा जब तक कि आपकी आवाज से या आपके आचरण से, व्यवहार से, बॉडी लैंग्वेज से आप ये नहीं बता दोगे कि आप नर्वस हो। तो बिल्कुल अपना जो दिमाग है, बॉडी है, बिल्कुल कंपोज रखिए। राइट। अब मान लीजिए कि कोई है जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता आपसे, आपने शायद आपसे कोई गलती हो गई हो, या फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का कोई काम करना था लेकिन आपने नहीं किया, या आपने किसी अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, भाई 10,000 रुपए मुझे दे दो, अब आप उसे लौटा ही नहीं रहे हो। वो आपको फोन लगाता है तो आप उसका फोन नहीं उठाते हो, वो आपको मैसेज करता है तो आप उसका भी रिप्लाई नहीं करते हो। तो अब उसका गुस्सा आना वाजिब है, वो आपसे बहुत गुस्सा है।
क्या आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगी और मैं नहीं पहुंची, आई ही नहीं? किसी भी तरह का कोई आप प्रॉमिस करते हो तो पहली बात तो ये कि आपको प्रॉमिस हमेशा रखना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा नहीं हो पाया, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो रोड़े हैं रास्ते में, जिस तरह के ब्लॉक्स आ गए हैं, किसी तरह का रोड पे आप जा रहे हो, रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाती है, बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं, तो आप आगे नहीं जा सकते ना, आपको पहले वो पत्थर किनारे करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो एम है, हमारा एम लाइफ का जो उद्देश्य है, वो लोगों से झगड़ा करना नहीं है, वो अपनी बात को प्रूव करना नहीं है कि मैं सही हूं तू गलत है, ये नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते हुए हम सबको अपने साथ लें, और बार बार अगर आप बीच में कहीं उलझ जाओगे, यानी कि रोड ब्लॉक्स में पड़ जाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिसको कहते हैं दीवार से सर मारना। क्या आपको पसंद है दीवार से सर मारना, या आप चाहोगे कि आप आगे बढ़ो? उतना ही समय है, उतनी ही एनर्जी है, हर किसी के पास उतना ही समय है, उतनी ही एनर्जी है। कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी लोग आपस में झगड़ा करने के लिए और फिर उसे निपटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें लोगों से झगड़े नहीं करने, कोई भी आपको मिले उससे झगड़े नहीं करने, हमें ये देखना है कि उसका इमोशनल ड्राइवर क्या है, वो क्या चाहता है, उससे बैठकर आराम से बात करनी है। अब मान लीजिए कि वो आपसे बहुत नाराज है क्योंकि आपसे ही कोई गलती हो गई, और मान लीजिए आपसे गलती नहीं भी हुई, तो भी हमें रिलेशनशिप तो नहीं खराब करना ना, वो आपसे नाराज है फॉर व्हाटसोएवर। अब दो चीजें हैं, एक तो भाई वो नाराज है तो ठीक है, हम भी उसे ब्लॉक कर देते हैं, फेसबुक से हटा दो, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दो, बात करना बंद कर दो, बड़ा आपका ईगो हाई हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, अरे वाह मैंने तो फिर हटा दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आपको अपने मन में लग रहा है कि यार सही नहीं है, झगड़ा हो गया, बहुत बुरा हुआ। तो बेटर है, इसको कहते हैं एक्विजिशन ऑडिट, यानी कि आप अपने दोस्त से या अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से, अपने प्रिंसिपल से, टीचर से, जिससे भी आपको बात करनी है, जाओ और जाके बोलो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, I'm really sorry, I'm such a sick person, I'm such a dumb-headed person, कितना बेवकूफ कैसे हो सकती, how can I ever do that? यार सीरियसली बहुत बुरा हुआ, मान लो आपने जानबूझ के बुरा किया था, या आप उसके पैसे नहीं दे पा रहे थे, whatever reasons, तो ओके यार, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पैसे खा लिए, तुम्हें लगता है कि मैं चीटर हूँ, मैंने तुम्हें यूज किया, तुम्हें लगता है मैंने जानबूझ के तुम्हारा फोन नहीं उठाया, मैं बहुत बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरी इंसान हूँ, दिस इज रियली बैड ऑफ मी, मैं जानबूझ के मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया यार, हाउ कैन आई डू दैट? यानी कि आप वो बोल जाओ जो सामने वाला सोच रहा है, वो आपके बारे में यही तो सोच रहा है कि इसने मेरा फोन नहीं उठाया, एक तो मेरे पैसे ले लिए, पैसे नहीं लौटाती, ऊपर से मेरा फोन नहीं उठाती, यही सोच रहा है ना वो, तो कितनी बुरी बात है, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही आप जाकर बोलोगे कि मैंने कितना बुरा किया, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारे पैसे लिए, मैं चीटर हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है, अब सामने वाले का इमोशनल रिएक्शन देखो, वो कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं फोन इसलिए लगा रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी जरूरत थी पैसों की, और मैं वैसे भी सोच रही थी कि बहुत दिन से मिले नहीं तो मिल ले, चाहे वो आपके बारे में कितना भी बुरा सोचता हो या सोचती हो, जैसे ही आप खुद से जाके वो चीज बोल दोगे जो सामने वाला सोच रहा है, आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपको तो पता है ना कि क्या बुरा सोच रहा है, वही जाके आपने उसको बोल दिया कि मुझे लगता है ऐसा 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 ऐसा, वेरी बैड, मैंने बहुत गलत किया, तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगी, वो आपको कहने लगेगी कि ऐसा नहीं है, दरअसल इतने बुरे नहीं हो तुम, इतनी बुरी नहीं हो तुम, ओके। सो जब वो आपको ये बोले, तब आपकी सिचुएशन ये हो जाती है कि अब आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो
कि दरअसल आपकी क्या प्रॉब्लम थी कि आप उसका फोन नहीं उठा पाए या आप पैसे लेके उसे रिटर्न नहीं कर पाए। आप उसे कन्विंस कर सकते हो, बात कर सकते हो, समझा सकते हो और वो आपकी बात समझेगी, क्योंकि एटलीस्ट आपने आइस तो ब्रेक करी कि आगे बात तो बढ़ी, राइट, और आपका रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ। तो इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप्स को बचा सकते हो। लोगों को अवॉइड करना या उनके पैसे वापस करना है तो उनका फोन ना उठाना, ये बहुत गलत है, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने में बहुत वक्त लगता है। अब अगर कोई इंसान है जो आपको पसंद नहीं है, तो दरअसल वो इंसान नहीं है जो आपको पसंद नहीं है, उसकी कोई एक या दो बात होगी जो आपको पसंद नहीं है। तो क्या वो एक या दो बात उस इंसान को बुरा बना देती है? नो। Isn't it a better idea कि हम सोचें कि क्यों ना हम इस इंसान से इन एक बात पे या दो बात पे बैठकर बात कर लें और इसका हमें कोई सोल्यूशन निकाल लें। इस बात के लिए उसको अवॉइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक पुलिस ऑफिसर, बहुत ही लर्नड पुलिस ऑफिसर, बहुत एग्जाम्पलरी काम कर रहा उन्होंने, और जो न्यू रिक्रूट्स हो रहे थे, नई जो सिलेक्शन होना था, उसके जो जजमेंट पैनल था उसमें उनको रख लिया गया कि भाई वो सिलेक्ट करेंगे कि नई रिक्रूट्स कौन से होने हैं। अब इन पुलिस ऑफिसर का एक सीनियर था, एसएचओ। एसएचओ को नहीं लिया पैनल में और जो उसकी जूनियर थी उसको ले लिया पैनल में। अब जाहिर सी बात है कि वैसे ही ये पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रही थी और साथ में उन्होंने एसएचओ को भी नहीं बुलाया, तो एसएचओ तो चिढ़ गया बहुत, और एसएचओ को बहुत बुरा लगा कि यार मेरी ईगो हर्ट होगी, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, मैं तो सीनियर हूँ और इसको बुला रहे। उसने क्या किया कि कोई कुछ ना कुछ इधर उधर की चीजें निकाल के और इस पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर, सिंपली क्योंकि वो उससे चिढ़ गया। अब जो ये पुलिस ऑफिसर है, ये हमारे स्टूडेंट है, उनको बहुत बुरा लगा कि मैं मन तो कर रहा था उसका कि जाके प्रेस में बोल दे और खूब गालियां सुनाए जाकर कि अपने आप को क्या समझते हो ये वो। तो उसने मुझे फोन किया। आई सजेस्टेड हर कि आप उनके पास जाओ और जो उनके दिमाग में चल रहा है, यानी कि एक्विजिशन ऑडिट, आप उनको वही जाके बोलो। सो गुस्सा तो बहुत ही, लेकिन उसने अपने दिमाग को शांत किया और जाकर बोला कि सर आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि पूरी पुलिस बदनाम हो? मुझे इतने अवार्ड मिल चुके हैं, इतना नाम है, मैं आपके पुलिस स्टेशन के लिए इतना काम करती हूँ, इतनी मेरे कारण शान है, आप चाहते हो कि उसकी बदनामी हो? पुलिस ऑफिसर ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। शी सेड आप मुझे ये बताइए कि आप चाहते क्या, आखिर आप चाहते क्या? अब भाई जब इसने कहा कि आप चाहते क्या हो, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसकी ईगो जो डाउन हो गई थी वो बढ़ गई, एकदम उसका सीना फूल गया। ओके, so now she said कि ठीक है, दरअसल क्या है कि आप अपने जॉब पे ध्यान दिया करिए, इधर उधर की चीजों पे ध्यान मत दिया करिए और चीजों एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होइए, आप अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, बस यही परेशानी है, आप अपनी जॉब रख सकते हो, आपका ट्रांसफर हम रोक देते हैं। दैट्स अबाउट इट। अब अगर यही पुलिस ऑफिसर अपनी ईगो पे बात ले जाती और उसको जाके बुरा बुरा कुछ कह देती, तो उसका वो ट्रांसफर जो था ना, किसी गांव में ट्रांसफर होने वाला था, वो पक्का था। इसने इंटेलिजेंटली काम किया, अपना दिमाग शांत रखा, काम रखा, अपने आप को कंपोज रखा और जाकर वही बोल दिया जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा था। ऐसा करने से उसने अपनी जो जॉब थी वो आसानी से बचा ली। ये इसी तरह से हम भी अपने रिलेशनशिप्स और अपनी जॉब को आसानी से बचा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आप किसी को फोन लगा रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आप बार बार फोन लगा रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, लेकिन वो है कि ना तो आपका फोन उठाता है, ना ईमेल का जवाब देता है, व्हाट्सएप मैसेज देख लेता है लेकिन उसका भी जवाब नहीं देता। अब भाई उससे कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि प्रोजेक्ट तो करना है, आगे उस कंपनी के साथ भी काम करना चाहते हैं, लेकिन कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। अब
क्या करें? अ ग्रेट आइडिया। अगला मैसेज आप करिए, सर आई थिंक यू हैव गिवन अप ऑन दिस प्रोजेक्ट। मुझे लगता है आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले के साइकोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी बिहेव इमोशनली। अब जब आप ये मैसेज करोगे कि सर आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा? नो नो, दैट इज नॉट द केस, वी आर एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, लेकिन ये कारण से हम ये प्रोजेक्ट में डिले हो गया है या दिक्कतें आ रही हैं। तुरंत आपके पास जवाब आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जब वो ऑफिसर आपको रिप्लाई नहीं दे रहा था तो उसकी ईगो अप थी। हर एक आदमी चाहता है कि उसकी ईगो अप रहे, लेकिन जैसे ही आपने लिखा कि सर आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, तो उसको लगा कि अरे आप तो जा रहे हो, उसे छोड़ के जा रहे हो, तो अब उसकी जो ईगो है ना वो डाउन हो गई। वो अब उसको बुरा लग रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी ईगो डाउन हो। यानी कि अगर दो में से कोई एक को छोड़ के जाना है तो वो यही चाहता है कि मैं छोड़ के जाऊं ताकि मेरी ईगो अप रहे और आपकी ईगो डाउन हो जाए। तो वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि आप उसे छोड़ के जाओ। कल को छोड़ के जाना है तो मैं छोड़ के जाऊं, तो वो आपको उस वक्त जवाब जरूर देगा। जब वो आपको जवाब देगा तब आपका काम है कि आप उसको फोन पे बात, और जब फोन पे बात करो तो अपना दिमाग एकदम शांत करके काम करके तब फोन पे बात करो और कोशिश करो कि आप उससे मिल सको। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है या दिक्कत आ रही है, नो प्रॉब्लम, लेट्स मीट अप फॉर अ कप ऑफ कॉफी, या हम आपसे शाम को मिलते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे सर, ऐसे ही आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन, लेट्स मीट अप। यकीन मानिए जब आप उसको मिलोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल जनरल बात होगी। जाहिर सी बात है कि आप इतनी देर उसके साथ बैठे हो तो काम की बात भी जरूर होगी, और जब काम की बात होगी तो वो आपको जरूर रास्ता बताएगा कि किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकते हैं। आपने क्या किया? रिलेशनशिप बिल्ड किया। रिलेशनशिप रैपिड बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इसी केस में अगर आपके दिमाग में बहुत हलचल थी, बहुत गुस्सा था, आपने मैसेज किया कि भाई सर आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, उसने भी आपको रिप्लाई किया कि नो नो वी आर इंटरेस्टेड एंड दिस एंड दैट, लेकिन जब आपने फोन किया तो आपकी जो टोन थी बात करने की, आपको याद होगा शुरू में ही मैंने कहा कि आपकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह की आवाज प्रोड्यूस कर रहे हो, वो एक इमोशन ऐसा है जो कोई भी कैप्चर कर सकता है, नहीं किया जा सकता। तो आप उस आवाज को जब आपने इस ऐसी टोन यूज करी जिसमें नाराजगी दिख रही थी, वो नाराजगी जो काफी समय से बिल्डअप हो गई थी क्योंकि वो आपका फोन नहीं उठा रहा था, आपको मैसेज नहीं दे, जब रिप्लाई नहीं दे रहा था, आपका ईमेल का रिप्लाई नहीं दे रहा था, तो ऑब्वियसली आप उससे नाराज तो थे, लेकिन वो नाराजगी बतानी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप अपनी नाराजगी बताने के लिए उसके साथ में नहीं कांटेक्ट कर रहे हो, आप अपना काम निकालने के लिए कांटेक्ट कर रहे हो। रिमेंबर कि आप उससे क्यों बात कर रहे हो, राइट? सो अपनी नाराजगी बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, अपना दिमाग, अपनी वॉइस बिल्कुल लो रखिए, राइट? सो दैट वे यू कैन ऑलवेज बिल्ड अप रिलेशनशिप्स एंड यू कैन गेट योर वर्क डन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है डेडलाइंस। आपने देखा होगा कि जब डेडलाइन होती है, यानी कि जैसे कोई सेल लगी होती है, आज के लिए डिस्काउंट, आईफोन ले लीजिए, आज 40% ऑफ पे मिल रहा है, राइट? तो आपको बड़ा लगता है कि यार आज मुझे मिल रहा है तो मैं आज ले लूं, बट दैट इज अ रॉन्ग आइडिया, क्योंकि हो सकता है कि वो प्राइस रेस करके और फिर उसको कम में बेच रहे हो। सो इट्स अ बेटर आइडिया कि जब भी आप कोई डील नेगोशिएट कर रहे हो तो सामने वाले की डेडलाइन आप पता करो कि उसकी क्या डेडलाइन है, लेकिन अपनी डेडलाइन उसे कभी मत बताओ। कारण ये कि
जब आपको सामने वाले की डेडलाइन पता होगी तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि उसको ये जो डील है उसको मंथ एंड पे क्लोज करना है। यानी कि ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, मंथ एंड पे पूरा क्लोज किया जाता है कि क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या काम, क्या क्या सेल पूरे महीने में हुई। तो आपको पता लग गया कि भाई मंथ एंड जो है इस सेल्समैन की डेडलाइन है, तो वो आप जब मंथ एंड पे नेगोशिएट करोगे तो आपको सबसे अच्छी डील मिलेगी। आप उसे खिसकाते रहो, टरकाते रहो, धीरे 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 बोलो हाँ जी आज बिजी हूँ, ये है वो है। और जब फाइनली बिल्कुल एक दिन बचा हो या कुछ घंटे बचे हो उसकी जो डेडलाइन है, डेडलाइन पे, तब आप उसको एकदम लो प्राइस, बिल्कुल लो प्राइस, बेस प्राइस ऑफर करो। आप देखना कि आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी। तो ये पता करने की कोशिश करिए कि सामने वाले की डेडलाइन क्या है और उसको बिल्कुल डेडलाइन पे ले जाइए, बिकॉज उसको वो डील क्लोज करनी ही है, उसको शो करना ही है। तो आपकी बेस प्राइस पे भी वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी डेडलाइन बता दी तो यही चीज सामने वाला भी कर सकता है, आपको पुश कर सकता है डील क्लोज करने के लिए। तो अपनी डेडलाइन कभी भी किसी को नहीं बताना है। दूसरी बात, आप सामने वाले की रियलिटी तक बेंड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक कप है, अब कप को आपको बेचना है। जब आप बेचने को जाते हो तो आपको लगता है भाई मुझे इस कप के 50 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन आप उसे खरीदते हो तो आपको लगता है कि ये मुझे 30 में ही मिल जाए। सेम कप है, जब आप उसे बेच रहे हो तो आप चाहते हो 50 में लेके, खरीद रहे हो तो आपको 30 में मिले। सिमिलरली कई लोगों के ना बहुत सारे पैटर्न होते हैं, पैटर्न स्टडी कर सकते हो आप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोग नॉर्मली श्योर थिंग्स के लिए जाते हैं, यानी आप बोलोगे कि 90 रुपए लगाओ 100 पाओ। 100 क्या है, एक श्योरिटी है, तो लोग उसके लिए आ जाएंगे। लेकिन आप कहोगे 45 रुपए लगाओ 55 पाओ, तो उसके लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वो अनश्योर है, पक्की चीज नहीं। यानी पक्की चीज अगर आप बोलते हो तो लोग उसके लिए इंटरेस्टेड है, कच्ची चीज आप बोलते हो तो उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि डिफरेंस दोनों में 10-10 का ही है, राइट। सिमिलरली अपने गेन के लिए लोग नहीं इंटरेस्टेड है। आप बोलते रहो कि ये आप खरीद लो, इससे आपका बहुत फायदा होगा, ये बड़े काम की चीज है, इससे बहुत लोगों को मदद मिली, कोई नहीं सुनने वाला। कितने भी काम की चीज आप बेच रहे हो, ट्रस्ट मी, कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि लोग अपने गेन में इंटरेस्टेड ही नहीं। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी काम ही ऐसे करती है, लोग अपना लॉस बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आपको लोगों को ये बताना है कि भाई अगर तुम मेरी ये चीज नहीं खरीदोगे तो तुम्हें कैसे नुकसान होगा, कैसे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर तुम ये नहीं खरीदोगे। आप देखिए इंश्योरेंस बिकता है, जरूरत भी नहीं पड़ती इंश्योरेंस की सालों साल, लेकिन हम इंश्योरेंस खरीदते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर हम बीमार पड़े तो हमारे लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। हम लॉस से डरते हैं, और लॉस से डरने के कारण हम आज ही इंश्योरेंस के पैसे देने को तैयार हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, तो सबके पैसे हम देंगे। ना एक्सीडेंट हो रहा है, ना बीमार पड़ रहे, राइट। एक कल को ऐसा हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उस नुकसान को मैं कैसे बचाऊं। हर एक को इंश्योरेंस ले रहा है, तो हमें लोगों को ये नहीं बताना है कि उनका क्या फायदा होगा, हमें लोगों को क्या बताना है कि उनका कैसे नुकसान होगा, राइट। अब आप देखो एक और पैटर्न, एक नंबर है, आप उसको मल्टीप्लाई करो, जैसे 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा नंबर लगता है, लेकिन उसका जो रिवर्स है 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5 multiplied by 6, ये छोटा नंबर लगता है।
राइट? इसी तरह से आपको कुछ बेचना है तो आप उसका प्राइस क्या रखोगे? ऑड नंबर, ऑड एंड अनइवन नंबर, 7, 5, 6, 3, 2। आपने देखा होगा कई दुकानदार, आप कहते हो कि भाई भैया इस पे डिस्काउंट दे दो, तो वो क्या करते हैं, वो उसको कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अच्छा इसका प्राइस हो गया 53216। इस तरह का ऑड नंबर बताएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा कैलकुलेट करके इन्होंने निकाला है, तो ठीक ही हो। ऐसे और अगर वो कहेंगे कि इसका प्राइस 7,000 रुपए है या 10,000 रुपए है या 2,000 रुपए है, तो आपको लगता है अरे इस पे तो नेगोशिएट करने की गुंजाइश। और अगर आप इस तरह का प्राइस प्रेजेंट करते हो या कोई भी फिगर प्रेजेंट करते हो जो कि ऑड है या लगता है कि बड़ी कैलकुलेटिव है, 53216, इस तरह से कुछ भी प्रेजेंट करते हो, तो लोग आपकी इस बात पे ज्यादा यकीन करेंगे। ऐसी साइकोलॉजी वर्क करती है। सिमिलरली आप अगर कल को आपका ग्रेजुएशन होगा, आप जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है, अपनी सैलरी नेगोशिएट करना सबसे डिफिकल्ट काम है। जब भी आप सैलरी नेगोशिएट करो, सबसे पहले तो आप पता करो कि भी इस कंपनी में इस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी दी जाती है, पहले कितनी दी जाती थी। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप कम बोल दो लेकिन असल में वहां पे ज्यादा मिल रही हो सकता है ऐसा। तो पहले तो आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। दूसरी बात ये, हमेशा हायर एंकर सेट करें, यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कितनी सैलरी आप लोगे, आप डायरेक्टली नहीं बोलो, आप कहो, से फॉर एग्जांपल आप एक कोई टेक्निकल कंपनी में जा रहे हो जिसका जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके उस तरह के काम करने वाली वो सैमसंग है, तो यू विल से सर सैमसंग में इसी पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए दे आर गेटिंग 1.5 लाख एज ए स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक हायर एंकर सेट कर दिया ना, आपने डायरेक्टली बोला, आपने सिर्फ बता दिया कि सैमसंग में इतनी सैलरी इसी पोस्ट के लिए मिल रही है, यानी कि इनडायरेक्टली आपने अपनी बात सामने वाले को बता दी। इस तरह से आप हमेशा अपना हायर एंकर सेट करो। जब आप हायर एंकर सेट करते हो तो सामने वाला उसी के आसपास आपको नेगोशिएट करेगा और उसी के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। दूसरी बात आपको करनी है कि सर मुझे छुट्टियां कितनी मिलेंगी या किस तरह के और रेजेस मिलेंगे, किस तरह के और बेनिफिट्स मिलेंगे, एचआर मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे सैलरी के अलावा क्या क्या मुझे मिलेगा। तीसरी बात कि मुझे मेरा जो सक्सेस है वो क्या उसका पैरामीटर होगा, क्या उसका किस तरह से उसको मेजर किया जाएगा, क्या एक नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से मेजर किया जाएगा या कोई टारगेट के हिसाब से मेजर किया जाएगा, क्या उसका तरीका है कि वो मेजर किया जाए। क्योंकि अब वो जमाना तो है नहीं कि धीरे 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 करके आपको आगे बढ़ना है। अब तो समय आ गया है कि 35-36 इयर्स में सीईओ बन जाते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी चलना है, पैराशूट वाली अप्रोच रखना है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तो आप उनसे बात करिए कि मुझे किस तरह से इससे फायदा होगा। आप डायरेक्टली जाकर अपने इंटरव्यूअर को बोल सकते हो, सर व्हाट डज इट टेक टू बी सक्सेसफुल हियर, व्हाट डज इट टेक, क्या करना होगा मुझे कि मैं इस कंपनी में जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकूं। आप जब कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों आप केवल अपनी जो नॉलेज है वो ही नहीं दे रहे हो, आप अपनी पूरा समय दे रहे हो, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी पर्सनालिटी, अपना पूरा सब कुछ दे रहे हो। तो जो आपका मैनेजर है उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं इस एग्जीक्यूटिव को हायर कर लूं तो ये मेरे लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि काम आप करोगे लेकिन नाम किसका होगा, मैनेजर का हो रहा है, क्योंकि आप मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो इनिशियली। सो आपको इसी तरह से प्रोजेक्ट करना है कि मैनेजर को ये लगने लगे कि आप मैनेजर के लिए बड़े काम की चीज हो। ना सिर्फ वो आपको हायर कर लेगा, वो आपका मेंटोर भी बनेगा।
और आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आप अपने काम करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके आगे बढ़ने में उसकी जीत है, वो आगे बढ़ेगा, उसकी वाहवाही होगी, उसका नाम होगा, इसीलिए वो आपकी मदद करेगा। तो डरिए मत, इंटरव्यू फेस करने जाना है, बिल्कुल मत डरिए। आपके पास अपनी डिग्री है, आपने आज नेगोशिएशन स्किल्स की क्लास अटेंड करी है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी हर तरह की स्किल्स को और बढ़ाइए, जिसमें समय लगता है लेकिन हर चीज मेहनत से संभव है। और जब सैलरी की बात आए तो, और जब जॉब की बात आए तो आपको वो जॉब मिलनी चाहिए, वो सैलरी मिलनी चाहिए जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, राइट? डू नॉट बी अफ्रेड। हमेशा अपना एंकर, अपना जो स्टेटस है उसको हाई करके, हाईएस्ट करके, और आपको ये फील होगा, अपने आप से फील होगा कि मैं ये डिजर्व करती हूँ। यानी कोई आप पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, आप ये डिजर्व करते हो, आपके दिल से आवाज आएगी कि आप डिजर्व करते हो। लेकिन ये हमें सामने वाले को बताना नहीं है, सामने वाले को यही लगना चाहिए कि उसके हाथ में है आपको आगे बढ़ाना, उसी के हाथ में है कि वो आपको आगे बढ़ाए या रोके। आप चाहते हो कि उसकी इंटेलिजेंस से आपको फायदा हो, असल में ऐसा नहीं हो रहा। असल में आप उसके इमोशंस के साथ में प्ले कर रहे हो और आप बहुत ही दिमाग से खेल रहे हो, गेटिंग इट? लेकिन सामने वाले को यही लग रहा है कि ये मुझसे पूछ पूछ के सब कुछ कर रहा है, मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरा कितना, बहुत ही इट्स अ वेरी गुड पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, तो वो आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? हमेशा सामने वाले से आप जो क्वेश्चंस करोगे, जैसे रिपोर्टर पूछते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चंस पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि यूज टर्म्स लाइक व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, यानी क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, इस तरह के आप क्वेश्चंस करोगे तो सामने वाला और खुलेगा, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन आपने अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन कर दिए, यानी आपने अगर कहा कि ये तुमने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज जो है वही बंद हो जाती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसके आगे सामने वाला और बात आपसे करने में इंटरेस्टेड हो। अब ऑलरेडी मैं समय देख रही हूँ और 1:15 हो चुका है, किसी और भी स्पीकर को भी बोलना है, तो मैं जल्दी से बस 2 मिनट्स में रैप अप करूंगी। आपको लोगों से पूछना है कि कोई खराब सिचुएशन है यार, ये बात करें कि कैसे हम इस सिचुएशन को अच्छा कर सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प इट, क्या करें कि हम ये सुधर जाए, कैसे हम इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर, क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या आप बताइए कैसे हम करें, व्हाट आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूं, आप ये बताओ, मैं क्या करूं, या हम मिलकर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सामने वाले को यही लगना चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो, आप उसकी मदद मांग रहे हो या आप उसकी मदद कर रहे हो, यानी ये प्रॉब्लम मेरी या तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी है और हम मिलजुल के इस प्रॉब्लम का समाधान निकालें, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम लड़ाई करें, पिटबुल की अप्रोच रखेंगे, एक दूसरे को ये बताना है कि कौन जीता, कौन सही है, कौन गलत है, ये नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आगे अपने साथ जिन लोगों को हमने लिया है उनको लेकर आगे बढ़े, अपना जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर आगे बढ़े, और कभी भी हमारा प्रोजेक्ट फेल ना हो, कम से कम इस कारण से तो बिल्कुल फेल ना हो कि हमारी अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ाई हो गई, या हमारे जो एम्प्लॉयज थे उनसे लड़ाई हो गई, या एम्प्लॉयज को आपकी कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा है, वो जॉब छोड़कर चले गए हैं, तो दैट इज दी वर्स्ट रीजन। और आप देखिए कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत बड़ी कंपनीज में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि इनके एम्प्लॉयज, उनकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत सेटिस्फाइड हो। इसीलिए अब कॉर्पोरेट कल्चर में ये शुरू हो गया है कि हमें कि ये नहीं देखना है कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग अलग है। कंपनी ये भी देखती है कि एम्प्लॉय अगर पर्सनली हैप्पी है तो ही वो प्रोफेशनली भी हैप्पी होगा। अभी कोविड टाइम्स में आप देखें कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को दिसंबर तक
वर्क फ्रॉम होम की परमिशन ऑलरेडी दे दी है। यानी कोई प्रेशर नहीं है एम्प्लॉइज पे कि वो ऑफिस आए या वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके भी काम करें। वो अपने घर से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज भी खुश, बाकी मैनेजमेंट भी खुश, काम भी हो रहा है। और तो और मीटिंग्स पहले से ज्यादा हो रही है, ज्यादा लंबे समय तक हो रही है। लोग सुबह 8 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं एंड दे आर हैप्पी क्योंकि वो अपने घर में है, सेफ है। तो इसी तरह से हम भी जब आगे जाएं, आप जब अपने अपने कंपनीज खोलें या आगे जब आप जाओगे दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, उनसे झगड़ा ना करें, उनसे ये देखें कि उनका कौन सा इमोशनल ड्राइवर है कि मैं उनके उनके साथ तालमेल बिठाकर अपना काम निकलवा सकूं, आगे बढ़ सकूं। और जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पावर है, वो है पीपल, ह्यूमन बींग्स। क्योंकि आप आगे तब बढ़ोगे जब लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए कंपनीज में भी पूरा एचआर डिपार्टमेंट रखा जाता है। तो आप सोचिए कि बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रखें, कभी झगड़ा ना करें, लोगों से नेगोशिएट करने की कोशिश करें और एक कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन कभी ना लाएं। या तो आप सामने वाले से कन्विंस हो जाओ या सामने वाला आपसे कन्विंस हो जाए। रास्ते जरूर होते हैं, हमें केवल एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें अपने रास्ते बनाने हैं कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़ सके। रिमेम्बर, रोड ब्लॉक्स में अगर आप पढ़ोगे, दीवार से सर मारोगे, कोई फायदा नहीं होगा, समय और पैसा वेस्ट होगा। पहले से डिसाइड करिए मुझे क्या करना है, किस लिए मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या मेरा लाइफ में ऑब्जेक्टिव है, और अपने उसी एम को निश्चित करके आप आगे बढ़िए। बिल्कुल ये नहीं सोचिए कि रास्ते में ये हो गया, वो हो गया, अब ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। इस तरह से तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमेशा आते ही रहेंगे। अपने रास्ते पे अगर आप आगे चलना चाहते हो तो आपको सीधे रास्ते चलना पड़ेगा। अगर आप इधर इधर राइट लेफ्ट, फिर थोड़ा आगे चल के राइट लेफ्ट, फिर रोड ब्लॉक आ गया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत समय लगेगा आगे बढ़ने में। और लाइफ तो उतनी ही है, सबकी लाइफ उतनी ही है। 40 साल के बाद काम करना थोड़ा कम हो जाता है और 50 साल के बाद तो आपने जो पिछले समय में किया बस वही कर सकते। So do not waste your time. All the best, everyone, and thank you once again, Harpreet ma'am and the entire management for organizing such a wonderful webinar. I really enjoyed talking with you all. और आप questions हैं, most welcome to ask these questions. And also I would like to tell you कि हमारी जो academy है Star Steps, उसका web address है www.starsteps.in. आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू इवन मेल मी on starsteps.in@gmail.com. starsteps.in@gmail.com. If you have any question, please ask. Can we open the mic for everyone, please? Yes, sure, ma'am. Yeah, sure, ma'am. He's a great philosopher, a good poet, a great teacher and personality who changes challenges into chances and opportunities. He possesses all the qualities which are required for an effective communication. His voice, his speech, his pronunciation, his choice of words, everything is amazing. I think many of you might have guessed, yes, he's no other than Dr. G.A. Ghansham, on special duty, Directorate of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. Thank you very much, Dr. Harpreet, for introducing me in such a fantastic and great way. I don't know how come I'm going to satisfy all the audience here, but I'll try my level best. And as far as personality development and communication both are concerned, the communication and personality की बात है, दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा तादात्म्य है, दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, कंबाइंड है, कोऑर्डिनेटेड है। इसलिए भी है क्योंकि जब तक पर्सनालिटी के साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा, तब तक आपकी पर्सनालिटी की क्वालिटी नहीं आ पाएगी।
तो क्वालिटी इज पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इज योर क्वालिटी। हमें अपनी पर्सनालिटी बढ़ानी है और साथ ही साथ अपनी क्वालिटी भी बढ़ानी है कि हम कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। एक मैम ने अभी मीनाक्षी जी से एक क्वेश्चन किया था कि वॉइस की टोनैलिटी और वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए। वॉइस का मॉड्यूलेशन हमेशा उस परिस्थिति के अनुसार होता है कि जिन परिस्थितियों में आप जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिन सेंटेंसेस या जिन वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपके मुख से निकल पा रहे हैं और परिस्थितियां कैसी हैं। और जब हम बच्चों से बात करें, हमारा वॉइस का मॉड्यूलेशन या टोन जो है वो कम होना चाहिए। इसलिए भी कम होना चाहिए कि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, और जहां कोमल मन होता है, उस कोमल मन को जब हमको सुधार करने की आवश्यकता होती है, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, उसको रीशेप करने की जरूरत होती है, वहां पर हमारी टोन की क्वालिटी और हमारे टोन का जो पिच है वो कम होना चाहिए। तो वो क्वालिटी में आता है कि हम किस तरीके से कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स से व्यवहार करते जाएं, ताकि हमारी पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसमें हमारी एबिलिटी भी झलकती हो, हमारा पर्सोना भी झलकता हो। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि पर्सनालिटी है क्या। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी हमारी एजुकेशन से आती है। एजुकेशन का मेरा तात्पर्य कदापि डिग्री नहीं है, डिग्री को मैं एजुकेशन कभी नहीं मानता। एजुकेशन का तात्पर्य यह है कि हमने अपने आप को कितना अवेयर किया है, हमने अपने आप को कितना सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है, और कितना हम इस दुनिया से, समाज से, लोगों से सीख पाए हैं। और यदि हम सीख पाए हैं तो हमारा एजुकेशन हमें आगे की ओर ले जाता है। वो आगे की ओर कहां पर ले जाता है? हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। निहायत बहुत आवश्यक तत्व है। स्किल डेवलपमेंट इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हर चीज में स्किल की जरूरत होती है। एक कारपेंटर या बढ़ई को देखेंगे, उसके पास स्किल होती है। एक पेंटर को देखेंगे, उसके पास स्किल होती है। एक प्लम्बर को देखेंगे, उसके पास स्किल होती है। एक टीचर को देखेंगे, उसके पास पढ़ाने की स्किल होती है। और यदि स्किल नहीं है तो आप एस को हटा दीजिए, किल बचता है। और किल में से भी के को हटा दीजिए, इल। इल मतलब बीमार। हम बीमार हैं इसलिए हमें किल कर दिया जाता है क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं होती है। तो हम अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाएं? और स्किल्स को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि हम रोज जब आईना देखते हैं तो आईना हमें दिखाता क्या है? आईना आपका ही चेहरा दिखा रहा है। यदि ऐसा है तो आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं हुई है। यदि इस बिल्ली को आईना दूसरा कोई चेहरा दिखा पा रहा है तो वही हमारे साथ भी होना चाहिए कि मैं हर रोज उठकर यदि आईना देखता हूं तो मुझे मुझ में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। और वह परिवर्तन जो है वो ये है कि यू आर व्हाट यू थिंक। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं निरीह हूं तो आप निरीह हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं तो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपकी सोच आपकी पूरी पर्सनालिटी पर डिपेंड करती है और पर्सनालिटी को शेप करती है और पर्सनालिटी की क्वालिटी को एनहांस करती है, एलिवेट करती है, ऊपर की ओर ले जाती है। इसीलिए आप हमेशा ये सोचें कि आप अपने बारे में अच्छा सोचने का हमेशा प्रयास करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचने का प्रयास करें, तो पर्सनालिटी में अचानक से वृद्धि आप देखेंगे। कैसे डेवलप किया जाए ओवरऑल विनिंग अप्रोच इन लाइफ? उसके लिए पर्सनालिटी, हम हमेशा कहते हैं कि क्वालिटी, गुणवत्ता जो है वो हमारी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी है क्या? एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि व्हाट इज पर्सनालिटी? इज पर्सनालिटी, व्हाट कम्स टू योर माइंड? आपके दिमाग में आता क्या है? क्या पर्सनालिटीज ये लोग हैं? राइट फ्रॉम विवेकानंदा से लेके आप सुभाष चंद्र बोस तक आइए, इतनी वृहद और विहंगम पर्सनालिटी हमारे सामने बैठी हैं। चाहे वो गांधी हो, आइंस्टीन हो, नेल्सन मंडेला हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, स्टीव जॉब्स हो, एमएफ हुसैन हो, या कल्पना चावला हो, या फिर लता मंगेशकर, या फिर लक्ष्मी मित्तल, सचिन तेंदुलकर, दलाई लामा, कौन नहीं? क्या ये हमारी पर्सनालिटी है? डज पर्सनालिटी मीन फेमस पीपल? यदि नहीं तो पर्सनालिटी क्या है? फिर डेवलपमेंट क्या है? क्या डेवलपमेंट का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हम पहले 4 पैर में चलते थे, फिर 2 पैर में हुए, फिर हमारे पास बुद्धि आई, ज्ञान आया, फिर हम उस तरीके से अपना फिजिकल ग्रोथ करते गए। क्या फिजिकल ग्रोथ को हम पर्सनालिटी कहते हैं? कई बार हम किसी अच्छे, जिसकी फिजिक अच्छी होती है, उसको देख के कहते हैं कि क्या बेहतरीन पर्सनालिटी है इस व्यक्ति की। गलत। पर्सनालिटी तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी थी, जो हाइट में बड़े कम थे,
सचिन तेंदुलकर की भी अपनी पर्सनालिटी, सुनील गावस्कर की भी अपनी पर्सनालिटी, हाइट में कम। तो पर्सनालिटी का मायने है कदापि नहीं। तो पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें आपका फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीजें जब समाहित होती हैं तब हम जाके कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी ओवरऑल पर्सनालिटी है, जहां फिजिकल भी अच्छा है, इमोशनल कोशेंट बहुत अच्छा है, हमारा भावनात्मक गुणक बहुत अच्छा है, इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा है, मेरा सोशल कांटेक्ट बहुत अच्छा है, मैं जो सोचता हूँ साइकोलॉजिकल वो मेरा बड़ा अच्छा है, और मेरा स्पिरिचुअल कोशेंट वो भी बहुत अच्छा है। तब जाके हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी सबसे अच्छी है। और डेवलपमेंट क्या है? पैदा होते हैं तब से लेकर जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं तब तक का जो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये दोनों जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर हमारी पर्सनालिटी जो है वो नए कलेवर में बाहर आती है। तो डेवलप कैसे करें एक विनिंग पर्सनालिटी को? विनिंग पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए 24 कैरेट का सोने का जैसा होना चाहिए। तो मैं आज आपको ये शेयर करता हूं कि वो कौन सी 24 क्वालिटीज होती हैं, 24 क्वालिटीज होती हैं जो आपको 24 कैरेट का गोल्ड बना सकती हैं। सबसे पहली क्वालिटी है, इट इज बेटर टू बी हेटेड फॉर व्हाट यू आर देन टू बी लव्ड फॉर व्हाट यू आर नॉट। आप जो हैं उसके बारे में लोग आपको हेट करें ये बहुत अच्छा है, इसके बनिस्बत कि लोग आपको प्यार करें कि आप उस बारे में प्यार करें जो आप हैं ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहली क्वालिटी ये है कि बी योरसेल्फ, आप जो हैं वो बने रहें। आप दूसरे की नकल न करें, दूसरा बनने का प्रयास न करें। भगवान ने इस दुनिया में आपको अनूठा और अजूबा बनाया है, यूनिक बनाया है, और आपकी यूनिकनेस इसी बात में है कि आप जो हैं वो बने रहें। अपने आप को कभी परिवर्तित करने की कोशिश मत करें। और ये सबसे पहला ट्रेट है हमारी पर्सनालिटी को चेंज करने का, हमको बदलने का, हमारी पर्सनालिटी में नए चीजों को लाने का। ये हमारा कैरेक्ट नंबर 1। नंबर 2 क्या है? कैरेक्ट नंबर 2 है चेंज। जिस जिस तरीके की परिस्थितियां आ रही हैं उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाइए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नेचर का लॉ है। हम अपने आप को चेंज करें, बच्चों के हिसाब से चेंज करें, पेरेंट्स के हिसाब से चेंज करें, फैकल्टी के हिसाब से चेंज करें, फ्रेंड्स के हिसाब से चेंज करें, और चेंज को हम हमेशा अडॉप्ट करते जाएं। तो हमारे सामने से गुजरने ना दें, बल्कि चेंज को हमारे अंदर से होकर जाने दें ताकि हम भी परिवर्तित हो सके। आज के इस कोविड-19 में हमने अपने आप को काफी बदला है। मान के चलिए कि इसी मजबूरी को अपने जीवन में लाइए और अपने आप को हर तरीके से बदलते जाइए। आप टेक्नो savvy पहले नहीं थे, आज आप टेक्नो savvy हो गए हैं। आप बहुत सारा चीज इस मोबाइल के द्वारा यूज करने लग गए हैं। पहले 10% यूज करते थे, आज आप 30% मोबाइल का यूज कर पा रहे हैं। तो वो जो चेंज आप में आया है उस चेंज को लगातार बदलते चले जाइए अपने आप को। ये दूसरा ट्रेट है। और तीसरा जो है, कभी भी मुस्कुराना बंद मत करिए। हमेशा आपके होठों के अंत में एक मुस्कुराहट तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट हर समस्या का हल है। हर बीमारी का एक ही हल इस दुनिया में यदि कोई है तो वो है स्माइल। स्माइल एंड वॉक अ माइल। स्माइल करिए और 1 मील रोज चलिए। और नेवर एवर फॉरगेट टू स्माइल, क्योंकि ये आपकी अपनी एबिलिटी है। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता और दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता। यदि आप दुखी रहना चाहते हैं तो कोई सुखी आपको नहीं कर सकता, और यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो कोई इस दुनिया का व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। और यही आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में हम एनर्जी बनाए रखें। हमेशा अपनी एनर्जी रखें। सुबह उठने से लेकर रात के सोते तक आपकी एनर्जी वैसी ही होनी चाहिए। एनर्जी को कंजर्व करें और कभी भी सिंपैथी न रखें बल्कि एम्पैथी रखें। सहानुभूति न रखें बल्कि परानुभूति रखें। पर जैसा अनुभव करता है वैसा ही आप उसके प्रति भी अनुभूति यदि कर पा रहे हैं तो वो आपका सबसे बड़ा ट्रेट है, और वही है पावर ऑफ 3E। पहला एनर्जी, दूसरा एम्पैथी और तीसरा एंथुजियाज्म। आप में उत्साह काफी होना चाहिए। जितना अधिक आप में उत्साह होगा उतना आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए इस 3E को हमेशा ध्यान में रखिए। ये पर्सनालिटी का चौथा नियम है। वो हमेशा अपने आप को अच्छा महसूस करिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार आने दीजिए, अपने आप को अच्छा महसूस करिए। जब आप
खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे तो दुनिया के बारे में भी अच्छा सोचेंगे। एक व्यक्ति अपने चश्मे से दुनिया को देखता रहा और कहता रहा कि दुनिया बहुत गंदी है, बहुत विकृत है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, लगातार कहता रहा। एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने उसका चश्मा मांगा, चश्मा निकाला और चश्मे के कांच को उसने पानी डाल के अच्छे से पोंछा, फिर उसको लगा दिया। अब बोला, अब बोलो दुनिया कैसी दिख रही है? कहता है दुनिया तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी दिख रही है। देखने का केवल नजरिया जो अभी हरप्रीत कौर ने कहा वही होना चाहिए कि शायद हम मटमैले कांच से, मटमैले आंख से दुनिया को देख रहे थे, इसलिए दुनिया हमें बेकार दिख रही थी, लोग बेकार लग रहे थे। लेकिन शायद हम उस कांच को पोंछ ले तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग और अपना सेल्फ एस्टीम, अपना आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखिए। कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखिएगा। ये सबसे बड़ा ट्रेट है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 5वां नंबर का। 6वां, हमेशा लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए, भगवान के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के प्रति, इस सृष्टि में उत्पन्न हर एक चीज के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड हमेशा बनाए रखिए। चाहे वो कलम जिसको आप यूज कर रहे हो उसको प्रति भी आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि वो यदि नहीं चलता तो आप लिख नहीं पाते। वह चश्मा जिससे आप देख रहे हैं उसके प्रति भी आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होता तो आप पढ़ नहीं पाते या देख नहीं पाते। ग्रैटिट्यूड, माता पिता के प्रति भी ग्रैटिट्यूड। इस दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड बनाए रखिए और यही ग्रैटिट्यूड आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और ये यदि ग्रैटिट्यूड आपका एटीट्यूड हो जा रहा है तो आप देखिए आप में निरंतर परिवर्तन आता चला जाएगा। ये 6वां है। 7वां, कभी भी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, हमेशा सोचिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करता हूं। ट्राई, हमने क्लास 9th में एक पोएम पढ़ी थी, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, ट्राई अगेन। तो हमेशा प्रयास करते रहिए। फेल्योर है तो सक्सेस जरूर आएगा। आज यदि शाम है तो कल सुबह जरूर होगी। और उस सुबह का इंतजार करिए, पेशेंट रहिए, पेशेंस के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए। केवल दुनिया में पॉजिटिव एटीट्यूड कुछ नहीं कर सकता। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको एफर्ट करने की जरूरत है, कार्य करने की जरूरत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए लेकिन एटीट्यूड भी हमेशा पॉजिटिव रखे रहिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। यस सर, इट्स वेरी क्लियर। राइट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना एफर्ट बनाए रखिए, क्योंकि एटीट्यूड से कुछ नहीं होता। मैं पॉजिटिव जरूर हूं लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो कुछ भी संभव नहीं है। एफर्ट बनाए रखिए और उस एफर्ट में अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, क्योंकि फेल्योर के बाद ही सक्सेस हो सकता है। और फेल्योर यदि आपका है तो आपने पहला स्टेप जरूर लिया है। बच्चा भी जब खड़े होकर चलने की कोशिश करता है तो भद से गिर जाता है, लेकिन वो कोशिश कभी नहीं छोड़ता। और उसने कोशिश नहीं छोड़ी, इसलिए आप और मैं आज दौड़ पा रहे हैं। शायद हम कोशिश छोड़ दिए होते तो हम खड़े भी नहीं हो पाते। उस बच्चे को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखिए और अपना एटीट्यूड, अपना एफर्ट हमेशा बनाए रखिए। इसके बाद जो 8वां है, लर्निंग फ्रॉम फेल्योर। इस व्यक्ति से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति ने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया, जो डूब गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया व्यक्ति, और आज देखिए उसकी आवाज की जादू चलती है। हर जगह लोग उसकी आवाज को कॉपी करते हैं, उसको सदी का महानायक बना लिए। से फेल्योर से लेके निकला। उस व्यक्ति को जिसकी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने मना कर दिया था, उस व्यक्ति को किसी ने नौकरी देने से मना कर दिया था, आज बेताज बादशाह है पूरी फिल्म इंडस्ट्री का। तो फेल्योर कहां से? फेल्योर से सक्सेस की ओर आ रहे हैं, सक्सेस थ्रू फेल्योर आ रहे हैं। ये हमारे जीवन का नियम बनना चाहिए। आज यदि उदास है जिंदगी, कल खुशहाली भी छाएगी। शीश झुकाएगी नहीं जिंदगी, संघर्षों में भी इठलाएगी। तो इसलिए फेल्योर को फेल्योर मत मानिए, फेल्योर को हमेशा सीढ़ी का पहला स्टेप मानिए और वहां से आगे बढ़ने की लगातार कोशिश हमें करनी चाहिए। दुनिया में देयर इज नथिंग वर्स्ट इन द वर्ल्ड एज द एंड ऑफ होप। विश्वास, होप, आशा बनाए रखिए। आप स्टेशन में जाते हैं, वो कहता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आने वाली है, और आप झांक के देखते हैं ट्रेन दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको विश्वास होता है कि ट्रेन आएगी। और वही विश्वास अपने जीवन में भी बना के रखिए। और कभी भी अपने जीवन में जो गिल्ट और वरीज आते हैं उससे ऊपर उठिए और आशा का दीपक हमेशा अपने दिल के
कुटिया में जलाए रखिए, क्योंकि वही आशा है जो आपको कभी निराश नहीं कर सकती। इसलिए अपने गिल्ट और अपनी वरी से ऊपर उठिए, और वही आपके पर्सनालिटी के ट्रेट का 9th रूल है। हमेशा अपनी गोल की ओर देखते रहिए, अपना फोकस अपनी गोल की ओर रखिए। अर्जुन के जैसा केवल उस चिड़िया की आंख पर अपना निशाना रखिए, और बाकी सारे दरवाजे जो खुल रहे हैं उसको मत देखिए, ऐसा कदापि नहीं कहूंगा। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये भी कहता हूं कि अपनी नजर हर तरफ बनाए रखिए। ए भाई जरा देख के चल, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, हर तरफ अपनी नजर हमें बनाए रखना है, क्योंकि ये दुनिया आजकल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। न जाने मौका किस तरफ से आपको मिल जाए। आप केवल एक ही दरवाजे की ओर केवल देखते रह गए और बाकी सारे दरवाजे खुले, लोग चले गए, लेकिन आप चूंकि एक ही दरवाजे की ओर देख रहे थे, आप जा नहीं पाए। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखिए, और इतना क्लियर रखिए कि आपको आपका गोल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देता रहे। ये 10वां है। लाइफ क्या है? ट्रेजेडी ऑफ लाइफ डजंट लाई इन नॉट रीचिंग द गोल, बट हैविंग नो गोल्स टू रीच फॉर। ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इस पे नहीं है कि आप मुकाम तक नहीं पहुंचे। ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इस बात पे है कि आपने अपने जीवन में कोई मुकाम ही तय नहीं किया था। तो मुकाम तय करिए। मुकाम तक न पहुंचना ये ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि मुकाम न तय करना ये दुनिया की और अपने जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। गोल, अपना एक टारगेट, अपना एक गोल पोस्ट आप हमेशा तैयार रखिए। जैसे फुटबॉल खेलते समय हमारे पास एक गोल पोस्ट होता है, हॉकी खेलते समय हमारे पास एक गोल पोस्ट होता है, क्रिकेट खेलते समय हमारे सामने स्टंप्स होती है, वैसा अपना एक गोल जीवन में बनाए रखिए। वैल्यूज, आपकी जो वैल्यूज हैं, जो घर की वैल्यूज हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज हैं, मैं चाहूंगा कि लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। अपनी वैल्यूज को आप उसके प्रति ट्रू रखिए, ट्रुथ रहिए, राइट कंडक्ट करिए, पीस पे रहिए, लव पे रहिए, नॉन वायलेंस पे रहिए, और अपने वैल्यूज को बहुत ऊंचा रखिए। कभी भी अपने वैल्यूज, अपने मूल्यों के साथ समझौता मत करिए। मानवीय मूल्यों के साथ कभी समझौता मत करिए, क्योंकि मानवीय मूल्य ही आपको मानव बनाते हैं। इसलिए मानव से हमें महामानव की ओर जाने के लिए अपने वैल्यूज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। अगली चीज है रेस्पेक्ट। इस हर किसी की रेस्पेक्ट करें, अपने आप की करें, अपनी स्किल की करें, अपने टैलेंट की करें, अपनी वॉइस की करें कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी वाणी दी है, अपने परफॉर्मेंस की करें, अपनी स्टाइल की करें। दूसरे के टैलेंट का, दूसरे की जगह का भी इज्जत करें। दूसरा यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो आप ऐसा बैठें कि उसको आपके बैठने से कोई तकलीफ ना हो। दूसरे के इंस्ट्रूमेंट की, उसकी वॉइस की, और जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सबका रेस्पेक्ट करें, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप इज्जत दीजिए और आप इज्जत लीजिए। आप लोगों को रेस्पेक्ट करिए, अपने आप को रेस्पेक्ट करिए। लगातार आप अपने आप के माहौल में ऐसा रेस्पेक्ट पैदा करिए कि उस रेस्पेक्ट का एस्पेक्ट इतना ज्यादा अच्छा हो कि आपकी पर्सनालिटी को एक नई ऊर्जा मिल सके। मैंने इन दो महारथियों का फोटो लगाया है। आपको लगता होगा कि दोनों महारथी बिल्कुल अलग हैं। एक स्वामी विवेकानंद और एक कहां एडोल्फ हिटलर। एक व्यक्ति जिसको हम युवाओं का नायक मानते हैं, और एक व्यक्ति जिसको हम तानाशाह मानते हैं। दोनों में समानता क्या है? दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि लोग इनकी ओर देखते थे जब ये लोग बोलते थे। क्यों? क्लैरिटी था और कन्विक्शन कम्युनिकेशन में था। विवेकानंद की हर एक बात में क्लैरिटी थी, कन्विक्शन इन कम्युनिकेशन था, और वही हिटलर में भी था। और कहा जाता है कि जर्मनी में जब हिटलर भाषण देते थे तो हिटलर जिस ओर देखते थे पूरी जनता उस ओर मुड़ जाती थी। यदि हिटलर दायां देखते थे भाषण देते तो पूरी जनता दाईं ओर चली जाती थी, और यदि हिटलर बाईं ओर देखते थे तो पूरी जनता बाईं ओर देखती थी। इतना क्लियर कट कन्विक्शन अपने कम्युनिकेशन पर हिटलर को था, और वही विवेकानंद को भी था। लेकिन एक नेगेटिव की ओर चला गया, एक पॉजिटिव की ओर चला गया, लेकिन कन्विक्शन दोनों में समान था, कम्युनिकेशन दोनों में अपार था। और यही कम्युनिकेशन, यही वॉइस की टोनैलिटी, और यही वॉइस की क्वालिटी, और यही वॉइस के मॉड्यूलेशन पर भी डिपेंड करती है। चीजों को कितने जोर के साथ कैसे लोगों तक प्रवाहित कर पा रहे हैं, और यदि आप प्रवाहित कर पा रहे हैं और वह व्यक्ति उन चीजों को समाहित कर पा रहा है, तो आप मानकर चलिए कि आपकी कही हुई बातों पर क्वालिटी है, क्लैरिटी है और कन्विक्शन भी है।
अगला हम आते हैं ईगो पे। ये ईगो, हालांकि इसका नाम ईगो है, इसमें से ई हटा दीजिए, गो करने की कोशिश करिए, ये जाता नहीं है। तो को गो करने की जरूरत है। अब आप देखिए किसकी किस्मत में क्या लिखा है। एक हड्डी कुत्ते को उसके शरीर के आकार से बड़ी मिल रही है और दूसरे को उसके शरीर के आकार से छोटी मिल रही है। तो इसीलिए हमको इगोइस्ट बनने की जरूरत नहीं है। एनवी और ईगो लेट गो। हमको किसी दूसरे के प्रति कोई वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए। जीवन में हमेशा कंपटीशन हमारा दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा कंपटीशन हमेशा मैं कल क्या था और आज मैं क्या हूं इसमें होना चाहिए। और यदि ये कंपटीशन है तो इस कंपटीशन को हम हेल्दी कंपटीशन कहेंगे, जहां हमें लोगों के प्रति किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं होगी। हमारे मन में किसी के प्रति मैल नहीं होनी चाहिए, ईगो जाना चाहिए। ये हमारा 14वां नंबर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। लव एंड हैप्पीनेस। मदर तेरेसा ने पूरी दुनिया को अपनी मुस्कुराहट और अपनी अफेक्शन से अपना घर बना लिया था, वही हमें भी करना है। स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। जितना हो सके प्यार बांटते चलिए, क्योंकि इस दुनिया में एक चीज जो सबको ज्यादा जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है वो है प्यार। आप लोगों के प्रति प्यार, सद्भाव और अपने मन में उनके प्रति आदर का भाव बनाए रखिए। और जहां भी जाएं आप एक मुस्कुराहट भर वहां पर पैदा कर सकें, किसी दूसरे को हंसा सकें, किसी रोते हुए को हंसा सकें, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारा 15वां टिप है। हम हमेशा अपनी परिस्थितियों पर लोगों को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, इंस्टीट्यूशन को दोष देते हैं, माता पिता को दोष देते हैं, भाई बहनों को दोष देते हैं, दोस्तों को दोष देते हैं। हम कंप्लेन लगातार करते चले जाते हैं, हम कभी भी कंप्लेंट स्टॉप नहीं करते। जिस दिन आप कंप्लेंट को स्टॉप करिए, स्टॉप में से एस हटा दीजिए, बचा क्या? आप कंप्लेन करना स्टॉप कर देंगे, उस दिन आप टॉप पर रहेंगे। आप अपने आप को दोषी ठहराइए, दूसरों को मत ठहराइए और कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। देखिए धीरे धीरे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे। कभी भी लोगों को क्रिटिसाइज और कंप्लेन मत करिए, बल्कि हमेशा ये सोचिए कि परिस्थितियां शायद उस प्रकार की रही होंगी। जिस दिन आप कंप्लेन करना स्टॉप कर देंगे, उस दिन आप टॉप पर रहेंगे। ये हमारा 16th है। 17th जैसा होगा, कोई बहुत अच्छा खेल के जब पेविलियन की ओर जाता है या बहुत ज्यादा विकेट लेके पेविलियन की ओर जाता है, तो सारे लोग हाथ बजाकर, विरोधी टीम भी उसका हाथ बजाकर उसके उस परफॉर्मेंस का रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्निशन करती है, उसको एक वर्बल सर्टिफिकेट देती है, अप्लॉज करती है, ताली बजाती है। वैसा ही हम भी लोगों को एक्नॉलेज करें। हमारे जीवन में वो सारे लोग जिन्होंने हमें हर कदम पर साथ दिया है, उनको एक्नॉलेज जरूर करें। चाहे वो हमारे यहाँ की काम करने वाली बाई हो, हमारा नौकर हो, हमारा भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिता हो, चाचा हो, भतीजा हो, या फिर हमारे टीचर्स हो या समाज हो। हर किसी को एक्नॉलेज करें और हर किसी के लिए अपने दिल में, अपने मन में एक अच्छी भावना जरूर रखें। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें। दुनिया पूरी चुनौतियों से भरी हुई है, चैलेंजेस इतने सारे हैं, और उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना हमको यदि किसी ने सिखाया है तो वो कोविड ने सिखाया है। इस कोविड ने पूरे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया है। और यदि कोविड इस तरीके के चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर रहा है, तो आप अपने फियर को भी चैलेंज करिए। हम में से बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हम कहते हैं वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हमको इंग्लिश से बड़ा फियर लगता है। फियर हटाना है तो फियर लिखिए और उसमें से एफ को हटा दीजिए, बचता है ईयर। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में कहा था, तुम मुझे कान दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। मैं कहता हूं, यू गिव मी योर ईयर्स, आई विल गिव यू इंग्लिश। यदि आप मुझे अपना कान दें तो मैं आपको इंग्लिश देता हूं। को हटाइए और ईयर का यूज करिए, और कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, और वही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज करिए अपने आप को और अपने आप से चुनौती लीजिए, अपने आप को चैलेंज करिए और आगे बढ़िए करिए और दुनिया बदलिए। और यही हमारा सबसे बड़ा नियम होना चाहिए। 19th देखिएगा दोनों फोटोग्राफ में, उस बच्चे को मालूम है कि ये सूमो पहलवान को तो मैं हरा नहीं सकता। बच्चा क्या करेगा? उसके अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है, उसके पैर के नीचे से निकल जाएगा। कितने बार उसके पैर के नीचे से निकल के उसको वो हरा सकता है।
तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने जीवन में फोकस को शिफ्ट करते रहना है, लगातार देखते रहना है कि और कितने दरवाजे हैं जो खुल रहे हैं। केवल एक ही दरवाजे की ओर दृष्टि रखकर नहीं देखें, बल्कि उन सारे दरवाजे की ओर भी दृष्टि रखें। जैसे मैंने पहले कहा था, ए भाई जरा देख के चल, आगे भी नहीं, पीछे भी, दाएं भी नहीं, बाएं भी, ऊपर ही नहीं, नीचे भी। तो हर तरफ से अपना फोकस शिफ्ट करते रहिए, घूमते रहिए, और घूमते घूमते आप पाएंगे कि आपको अपनी शिफ्ट फोकस करते बन जाएगी। आज करे सो काल, काल करे सो परसों, परसों बीत जाए बरसों, हम कोई काम नहीं करते। करें, काल करे सो आज, आज करे सो अब करे सो तुरंत। ये यदि है, उसको हम कहते हैं स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। हम कल के ऊपर कोई चीज को न डालें। हम जब एग्जाम के लिए करते हैं, अरे आज नहीं पढ़ते, कल नहीं पढ़ते, परसों, इस महीना नहीं पढ़ते, अगले महीना, और अंत में जब परीक्षा की डेट आती है तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए आज का काम आज ही संपन्न करने की एक आदत अपने आप में डालें, एक लिस्ट बना लें, और प्रोक्रेस्टिनेशन से अपने आप को दूर रखें। नंबर 21, डिसीजन। हमेशा निर्णय समय पर लेना सीखें, क्योंकि समय पर लिया हुआ निर्णय आपको बहुत आगे की ओर ले जाता है। फिर अब पछताए तो क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो शायद हम निर्णय लेने में बहुत देरी कर देते हैं। निर्णय हमेशा सही लीजिए, समय पर लीजिए, और वो निर्णय सही है या गलत उसको छोड़िए, लेकिन उस निर्णय पर अमल हमेशा करिए। ये आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा ट्रेट होता है। निर्णय गलत भी हो सकता है, निर्णय सही भी हो सकता है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन निर्णय को कभी टालिए मत। मेक डिसीजंस ऑन टाइम, दैट्स द बेसिक इश्यू ऑफ आवर पर्सनैलिटी। फिर आते हैं 22 पे। इन दोनों को देखिए, एक भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है, और दूसरे में जद्दोजहद है। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको अंदर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। ये दिखाता है नेवर गिव अप, जस्ट गेट अप। कभी भी उम्मीद मत छोड़िए जीवन की, हमेशा उम्मीद बनाए रखिए। एक छोटा सा दीपक आशा का और उम्मीद का अपने दिल में जलाए रखिए, और हमेशा गिरिए और उठिए, क्योंकि हिंदी में कहावत है, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल पर चले। कभी घुटनों के बल पर मत चलिए। यदि आप गिर रहे हैं, फिर उठिए, फिर आगे बढ़िए। जैसे बच्चे का चलना मैंने बताया था, बच्चा कई बार गिरता है, कई बार उठता है, और वो चींटी कई बार दाना लेकर जब ऊपर चढ़ती है तो कई बार गिरती है, और जब जब वो गिरती है तब तब वो उम्मीद और आशा के साथ आगे बढ़ती है, और अंततोगत्वा अपने मुकाम तक पहुंच जाती है। हमारे घरों में स्पाइडर होता है, जाला हम निकालते हैं, उस जाल से उस स्पाइडर को हम कितने बार नीचे गिराते हैं, लेकिन स्पाइडर हर बार ऊपर चढ़ता है और आपको जाल बना के दिखाता है, और आपको ठेंगा दिखाता है। आप फिर उस जाल को हटाते हैं। और यही स्पाइडर ने नेपोलियन को उसका युद्ध जीतने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी थी। नेपोलियन हारने के बाद जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा ये स्पाइडर कितने बार नीचे गिरा, कितने बार ऊपर उठा, कितने बार नीचे गिरा, फिर कितने बार ऊपर उठा, और अंततोगत्वा उसने अपना जाल बना लिया। नेपोलियन ने कहा कि एक बार हारने से मैं क्यों हतोत्साहित हूं, हारना तो जीवन का नियम है। फिर उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया, फिर जीत गया। तो नेवर गिव अप, जस्ट गेट अप हमारा मंत्र होना चाहिए। अगला है लर्निंग डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, इंप्रूव कॉन्स्टेंटली। अपने आप को रोज इंप्रूव करिए। कल मैं क्या था, अभी मैं क्या हूं, अगले क्षण में मैं क्या बनूंगा। अपने आप को इंप्रूव करते जाइए। और इंप्रूव शब्द को यदि आप देखेंगे, आई एम प्रूव। यदि आप अपने आप को इंप्रूव करते हैं, तो आपको अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप पे इंप्रूवमेंट कॉन्स्टेंटली लगातार होता चला जा रहा है। का 24वां जो नियम है, वो है तत्काल खड़े होइए, तुरंत खड़े होइए, और अभी एक्शन लीजिए। काल करे सो आज, आज करे सो अब करे सो तुरंत। और तुरंत यदि आप एक्शन लेते हैं, तो नव जो है वो आपको वाव बना सकता है। तो इसीलिए आप एक्शन अभी लीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करूं, अपनी पर्सनालिटी और अपने कम्युनिकेशन को, अपने बातचीत करने के तरीके को आपको समझने की, देखने की जरूरत है। एक व्यक्ति को अपना हमेशा मित्र बना के रखिए, वह है आपका आईना या मिरर। उस मिरर से बेहतर आपका इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिरर वही दिखाता है जो आप हैं, और मिरर वो भी दिखाता है जो मैंने पहले दिखाया था, जो आप बनना चाहते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई चीज है बनने की, तो वो आपको मिरर दिखा देगा। शेक्सपियर ने बहुत पहले कहा था कि इफ यू कीप मी इन योर
Sir, you are muted. Please unmute yourself. Someone has muted Ghanshyam sir. Jaswant sir, can you? Hello, can you hear me? Yes. Yes, sir. Now. From where you couldn't hear me? कहां तक मैं पहुंचा था? कौन सी ट्रेड तक? कब से मैंने सुनाई नहीं दे रहा था आपको? शेक्सपियर वर्ड्स। Sir, you were quoting Shakespeare. राइट, शेक्सपियर ने कहा था यदि कोई मुझे गाली देता है और अपने दिमाग में मुझे रखता है तो मैं उसके प्रति शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज के इस दुनिया में जहां लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां लोग मुझे गाली देने के लिए समय निकाल रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। दूसरा उसने कहा यदि कोई मुझे अपने दिल में रखता है तो मैं उसके प्रति शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे लिए एक अच्छी भावना अपने दिल में रखता है तो उसके प्रति भी शुक्रगुजार हूं। इसलिए निंदक नियरे राखिए, क्रिटिसाइज करने वाले को हमेशा अपने साथ में रखिए और एक्शन उसी समय पर लीजिए। उन लोगों के प्रति जो आपका भला कर रहे हैं उनके प्रति भी सम्मान रखिए, जो आपका बुरा कर रहे हैं उनके प्रति भी हाथ जोड़कर ये कहिए जैसा जीसस क्राइस्ट ने कहा था, गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे मे नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। भगवान उन्हें माफ करना क्योंकि वो नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के प्रति अपने मन में श्रद्धा और सद्भावना रखें और वही सद्भावना वही श्रद्धा आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाती है। हमें लगता है कि कम्युनिकेशन केवल लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है, लेकिन आप यदि देखें सर्वे के हिसाब से तो जो लैंग्वेजेस का यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं वो मात्र 10% रहता है। हमारा जो पोस्चर है और हमारा जो जेस्चर है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज या पर्सनालिटी कहते हैं, वो 60% ऑफ द कम्युनिकेशन करती है। तो हमारा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल ज्यादा इफेक्टिव है वर्बल कम्युनिकेशन की अपेक्षा। इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी पर्सनालिटी आती है, हमारा बॉडी लैंग्वेज आता है, हमारा स्माइल आता है। तो स्माइल करिए, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाइए और अपने आप को आगे करिए। भाषाओं को हमेशा कभी भी बैरियर मत मानिए। और लैंग्वेजेस, मैं हमेशा कहता हूं, लैंग्वेजेस आर नेवर द बैरियर्स बट लैंग्वेजेस आर ऑलवेज द कैरियर्स फॉर आवर करियर। लैंग्वेज हमारे कैरियर हैं, हमारे करियर के लिए। अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए लैंग्वेजेस को कभी बैरियर मत मानिए बल्कि कैरियर मानिए। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपने जो समरी है ये है कि इफ यू वांट टू हैव समथिंग यू नेवर हैड, डू समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। यदि आप कोई ऐसा चीज चाहते हैं जो आपको कभी नहीं मिली है, तो आप ऐसा कोई काम करिए जो आपने आज तक नहीं किया है। किसी रोते हुए बच्चे को हंसा लीजिए, किसी रोती हुई माँ के पास बैठ के उसके चरणों में अपना सर नवा दीजिए, या फिर कोई भूखा हो तो उसको अन्न दे दें, कोई गाय हो भूखी हो उसको एक रोटी खिला दें। यदि हम ऐसा कर पाएं तो मुझे लगता है सहानुभूति और सद्भाव हमारे अंदर हमेशा बना रहेगा। और इसी के साथ 24 कैरेट पर्सनालिटी जो है वो मैं आपके सामने एक ब्रीफ प्रस्तुत कर रहा हूं। वो ब्रीफ में पूरी 24 कैरेट की जो हमारी पर्सनालिटी है वो आपके सामने झलक कर निकल कर बाहर आ रही है। और वो यही कहता है कि बी योर सेल्फ से लेकर टेक एक्शन नाउ। और आप हमेशा थम्स अप करिए, और थम्स अप में कीप calm and put a happy face because you have to be happy। आप हैप्पी रहेंगे तो दूसरों को हैप्पी करेंगे। बी yourself, you are born an original, don't die a copy। अब born original हैं, यदि आप इस दुनिया से विदा भी होते हैं तो ओरिजिनल ही विदा होइए, एक कॉपी बनकर मत होइए, कॉपी कैट मत बनिए। अपने आप को बनाए रखिए। बी यू व्हाट यू आर। और यही हमारा सबसे बड़ा पर्सनालिटी का ट्रेट है। जस्ट बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। बाकी सबको अपना काम कर चुके हैं, बाकी सब अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। आपको अपनी भूमिका इस दुनिया में अदा करनी है। आपका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में अपनी भूमिका को तलाशिए और उस भूमिका को अदा करिए। आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना और मेरे साथ इतने देर तक आप सरवाइव किए, इसलिए आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। महाविद्यालय के प्रति विशेष धन्यवाद। और आपने यह अवसर दिया इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।